नमस्कार, मैं हूँ राजश्री। हाजिर हूँ आपके सामने लोकतंत्र और देश की बात का एक नया सफर लेकर। जी हाँ, ये दो ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें आप 2 घंटे के अंदर अपने सबसे मजबूत जिसको कहें ताकत वो समझ लेते हैं लोकतंत्र के जरिए, और जिसमें हम जानते हैं अपनी ताकत से जुड़े एक बड़े मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं इसके बारे में, और उसके बाद हम करते हैं बात देश की अपने खास कार्यक्रम देश की बात में। लेकिन सबसे पहले हम लोकतंत्र की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है, जाहिर सी बात है आपके और हमारे दिमाग में एक ही उत्तर है, और वो है लोक यानी जनता। और जनता को लुभाने के लिए ही तमाम तरह के कवायद हमारे लोकतंत्र के ये सिपाही यानी कि नेता किया करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी आज कई घोषणाएं हुई हैं। कहा यह जा रहा है कि यह मिशन 2017 का आगाज है। वाकई क्या ये लोक लुभावन घोषणाएं, कैबिनेट के फैसले, ये सभी कुछ सियासत के मद्देनजर होती हैं, या फिर ये वो चीजें हैं जो कि लोकतंत्र को मजबूती की ओर और ज्यादा आगे बढ़ाती हैं? आज उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी कैबिनेट ने फैसला लिया है उससे उत्तर प्रदेश की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, या फिर आने वाले दिनों में क्या इससे समाजवादी पार्टी के का किला और मजबूत होगा? क्या बीजेपी को एक बड़ी चुनौती मिल सकेगी, या बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी? तमाम चीजें हम सोचने समझने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम लोकतंत्र में, यानी कि 2 घंटे के इस शो के पहले हिस्से को हम जिसे लोकतंत्र कहते हैं, इसमें हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फैसले लिए हैं उनका क्या असर पड़ने वाला है उत्तर प्रदेश के सियासी हाल पर, और क्या उत्तर प्रदेश की तस्वीर अब बदलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि आगामी बजट 3 लाख करोड़ का होगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने सफाई में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाए जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई है। तो साथ ही जनता का दिल जीतने के लिए कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। इन तमाम फैसलों से आने वाले दिनों में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या यह माना जाए कि अब यूपी की तस्वीर बदल जाएगी, या फिर यह माना जाए कि बजट के बहाने समाजवादी पार्टी ने अपनी नई सियासी जमीन तैयार करने की शुरुआत कर दी है? ये सब कुछ जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। सीएम अखिलेश यादव की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट ने बजट प्रस्ताव के साथ ही कई अहम फैसले लिए। तो वहीं करीब 3 लाख करोड़ के बजट मसौदे को भी कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट में सबसे महत्वपूर्ण तो आने वाले बजट सत्र में जो बजट रखा जाएगा तो वो तो आपको सदन में पता लगेगा क्या क्या मुख्य बिंदु होंगे, लेकिन कैबिनेट ने आज क्लियर कर दिया। कुछ चीजें राय मशवरा दिए हैं, कोशिश करेंगे कि उन्हें शामिल कर लें। अखिलेश सरकार 3 साल पूरा करने के कगार पर है, इसीलिए हर वर्ग को लुभाने की कोशिशों को तेज किया जा रहा है। इसीलिए कैबिनेट ने सरकारी डॉक्टरों और कर्मचारियों को कई तोहफे दिए। वहीं केंद्र के साथ संवैधानिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने में तेजी दिखाई है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के साथ बनी सहमति के तहत 4 अप्रैल 2015 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने की चुनौती सरकार के सामने है। इसको ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने कई अहम फैसले किए हैं, जिसमें खाद्य सुरक्षा आयोग और नियमावली के प्रस्ताव को मंजूरी, राजकीय मेडिकल कॉलेज के संकाय सदस्यों की रिटायरमेंट उम्र 60 की जगह 65 साल करना, युवा कल्याण परिषद के कर्मचारियों को 6ठे वेतन आयोग के हिसाब से भुगतान, सफाई पीजीआई को मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने के प्रस्ताव को पास करना, फर्रुखाबाद में टेक्सटाइल पार्क और हरदोई में राजकीय कृषि महाविद्यालय के लिए जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी, उटारी बांध परियोजना और गंडक नहर की क्षमता बढ़ाने के पुनरीक्षित व्यय प्रस्ताव पर मुहर, कानूनगो के 1300 पदों का सृजन और संवर्ग के पुनर्गठन प्रस्ताव को भी मंजूरी शामिल है। जो रिम्स मेडिकल कॉलेज सफाई का था वो एक सरकार की यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगी। इसके साथ साथ सिंचाई के भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो आने वाले समय में उनको शामिल किया जाएगा। गौरतलब है कि सरकार संभावित वोट बैंक को रिझाने के साथ ही अब ढांचागत विकास पर जोर दे रही है, लेकिन अखिलेश सरकार के दावे इसकी नाकामियों के सहारे सत्ता पर काबिज होने की हसरत रखने वाली भाजपा के गले नहीं उतर रहा।
स्वीकृत बजट का 32.06% 10वें महीने तक खर्च करने वाली सरकार अगर विकास की बात कर रही है तो जनता को धोखा दे रही है। बजट सत्र से ठीक पहले कैबिनेट के तमाम प्रस्तावों का अखिलेश सरकार अब फायदा उठा पाती है या फिर विपक्ष सरकार के पिछले बजट को खर्च करने की नाकामी को उजागर करने में जीत हासिल करता है, ये देखने की बात होगी। राधेश्याम दीक्षित, एपीएन, लखनऊ। और इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें और ये जानने की कोशिश करें कि क्या महज बजट की घोषणा कर देने से उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो बदल जाएगी, आपको इस कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। आप यानी हमारे दर्शक, आज लोकतंत्र में आपके लिए हमारा सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में अब विकास की बयार बहेगी? क्या उत्तर प्रदेश में अब विकास की बयार बहेगी? जैसा कि हमने आपको बताया कि लगभग 3 लाख करोड़ बजट रखा गया है उत्तर प्रदेश में आने वाले साल के लिए। इसके लिहाज से क्या ये विकास की बयार अब बहेगी उत्तर प्रदेश में, ये जानना बड़ा जरूरी है। और इसका जवाब आप दे सकते हैं, हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ सकते हैं। आप चाहें तो हमें ट्वीट करके अपना जवाब भेज सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक पेज पर आप लगातार लिख सकते हैं। और आपके इन तमाम जवाबों को, आपकी राय को हम इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं और करते रहेंगे। और अब अपने पैनलिस्ट की ओर बढ़ें। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ लोकतंत्र में हैं। और दिलीप अग्निहोत्री साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और बहुत बहुत स्वागत है दिलीप जी आपका। अनिल ठाकुर जी वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ प्रदीप कुमार जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता। सबसे पहले दिलीप जी, इसके पहले कि हरीश जी से मैं इस पर प्रतिक्रिया लूं, जाहिर सी बात है कि उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कैबिनेट में ये फैसले लिए गए हैं और इतना लंबा चौड़ा बजट रखने की पेशकश की गई है, क्या वाकई यह उत्तर प्रदेश के विकास और भविष्य को बदलने में कामयाब हो पाएगा? जी राश्री जी, मैं 2 हिस्सों में इसको देख रहा हूँ। एक तो बजट प्रस्ताव को मंजूर किया कैबिनेट ने, ये एक सामान्य प्रक्रिया है और इसके तो बजट आएगा उसमें ये सारी बातों का खुलासा होगा, तो इसमें कोई बड़े गौरव की बात नहीं। इतना बड़ा प्रदेश है, इतना तो होना ही चाहिए। दूसरी बात ये है कि कई योजनाओं को आज मंजूर किया गया, तो एक उत्तर प्रदेश के नागरिक निवासी के रूप में मुझे इन बातों से निश्चित रूप से प्रसन्नता होती है कि जब प्रदेश के विकास के लिए कोई काम होता है, कोई योजना लाई जाती है, तो ये निश्चित ही खुशी की बात है और इसकी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के प्रशंसा भी होनी चाहिए। लेकिन कुछ बातें आशंकित भी करती हैं कि पिछले बजट में जो कहा वो अभी तक कितना खर्चा हुआ, किस प्रकार खर्चा हुआ, और विकास मैं उसको मानता हूं जो सत्ता पक्ष का प्रवक्ता कहे वो नहीं, जो सूचना विभाग की होल्डिंग कहे वो नहीं, जो जनता को दिखाई दे। अगर बिजली 24 घंटे आ रही है तो कहने की जरूरत नहीं है, प्रवक्ता जी कहेंगे तो भी दिलीप जी वही तो दर्द है, ठीक है तो कहने की जरूरत नहीं है। जी दिलीप जी, लेकिन वही तो दर्द है कि लगातार आंकड़े दिखाई देते हैं पर जमीनी हकीकत नहीं बदलती, चाहे साल बदल जाएं। दिलीप जी, आपसे ये बात उठाओ और अनिल जी के पास लेकर आओ। अनिल जी, यदि देखा जाए वाकई आंकड़े हर बार देखते हैं, दिखाई देते हैं और हम सभी देखते हैं और उन आंकड़ों का खेल भी हम सभी देखते रहते हैं, पर जमीनी हकीकत नहीं बदलती। कैसे ये उम्मीद की जाए? हालांकि बार बार पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं अब देखिए हम कुछ करके दिखाते हैं। कैसे समझें कि 3 साल में नहीं हुआ अब हो जाएगा? नहीं देखिए, है तो ये बहुत अच्छी बात कि कुछ सपने देख रहे हैं अखिलेश यादव और कुछ सपने दिखा भी रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है सुन के। बहुत सारे लोगों को गुदगुदी भी होती होगी इसको देख के कि चलो एक बड़ी अच्छी योजना आ रही है और इससे 2017 का मिशन शायद पूरा हो सकेगा। लेकिन देखिए, मुख्य बात है कि अखिलेश जी डिलीवर कितना कर पाते हैं। जैसे मुझे थोड़ी सी शंका होती है जब मैं देख रहा हूं कि जो बजट के प्रस्ताव हैं उनको और उनमें जो मुद्दे लाए गए हैं उनको देखता हूं तो मुझे थोड़ी लगता है कि पता नहीं ये कैसे हो पाएगा। जैसे देखिए, खाद्य सुरक्षा आयोग,
जाहिर है केंद्र सरकार में एक बार ये बात आई थी सामने, और जब इंदिरा गांधी ने 2 बार मनमोहन सिंह के पास ये प्रस्ताव भेजा और मनमोहन सिंह ने दोनों बार वापस कर दिया, ये कह के कि ये संभव नहीं है इतनी बड़ी आबादी को। लखनऊ की आबादी 20 करोड़ के आसपास है, थोड़ा ज्यादा ही। इस 20 करोड़ आबादी में जो गरीबी रेखा के नीचे हैं और बहुत बड़ी तादाद है उसकी, उसको कैसे इस खाद्य सुरक्षा से वो उसके तहत लाएंगे, ये मुझे। दूसरी बात, जैसे सैफई में पीजीआई को मेडिकल यूनिवर्सिटी में तब्दील कर देना बहुत अच्छा लगता है सुनने में ये भी, लेकिन देखिए जो हालत है वहां और जिस तरह से चीजें चल रही हैं, उसमें आप यूनिवर्सिटी बना लें, इसमें आप, लेकिन सुविधाएं आप कैसे देंगे, अस्पतालों को आप कैसे ठीक करेंगे, जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको आप कैसे ठीक, पहले इन सारी चीजों का होना चाहिए, उसके बाद ये बताएं कि फिर करेंगे किस तरह से। इस वक्त केसी जैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, और हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता, फोन लाइन से। केसी जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अब सवाल यही है, घोषणाएं हो गई हैं, प्रस्ताव एक तरह से ला दिया गया कि 3 लाख करोड़ का हम बजट लेकर आएंगे और ये देखिए कैसे हम चुटकियों में तस्वीर बदल देंगे, लेकिन जो है अभी वही नहीं सुधरा। आपकी नजर सफाई तक पहुंच गई? देखिए राष्ट्री जी, जो पिछला बजट था उसमें जिस तरीके से प्रावधान किए गए, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में रहे हों, चिकित्सा के क्षेत्र में रहे हों, और जन लोक कल्याणकारी और जो योजनाएं रही हों, सड़कों के निर्माण की रही हों, उनमें सब में आपने देखा बहुत अच्छे तरीके से अच्छा काम हुआ। जिनमें से टीईटी भर्ती वाला भी आप देख लीजिए, लगातार उस पर लगभग उसके चरण पूरे हो गए हैं और उस पर भी काफ़ी काम हुआ है और लोगों को नौकरियां उसमें दी गई, परमानेंट किया गया। तो ये शिक्षा पे बजट आया, एक बड़ा बजट इस बार शिक्षा में पिछली बार पास किया था माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने, तो अखिलेश यादव जी की सरकार ने। तो उसमें अब जो ये नए लोग भर्ती हो रहे हैं, इनको जो तनख्वाह मिलेगी कहाँ से मिलेगी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके वो बजट पास किया गया था। वैसे ही जो ये बजट है, जो इसमें करीब 3 लाख, लगभग 3 लाख करोड़ का जो बजट है जो आएगा अभी नए सत्र में, तो उस पर पूरा जो है वर्क किया गया है, वर्कआउट करके उस पर एनालिसिस करके कि कहाँ पे किस तरीके से क्या खर्चे आएंगे, उसके हिसाब से ये बजट बनाया गया है। पर जैन साहब, जो पिछला बजट था उसमें लगभग 40% बजट खर्च ही नहीं हो पाया। आपने फिर से एक बड़ा सा बजट लेके आप चले आए हैं। आप जो बजट है पहले उसको सही जगह पे खर्च किया जाए। आप जब विकास की बात कर रहे हैं तो आपको गोरखपुर के अस्पताल क्यों नहीं नजर आते हैं, आपको बनारस के अस्पताल क्यों नहीं नजर आते हैं, आप घूम फिर के सफाई क्यों पहुंच जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सफाई के बजाय भी देखिए जो लगभग उसमें 500 सीटें जो बढ़ी, उसमें से एमबीबीएस की और लगभग 100 सीटें वो एमएस की बढ़ी हैं। तो ये केवल सफाई में नहीं बढ़ी हैं, ये सारे जगहों के मेडिकल कॉलेज को मिला करके सीटें बढ़ी हैं जो पिछले वर्ष में बढ़ी हैं। तो हर मेडिकल कॉलेज में कहीं 100 बढ़ सकती थी, कहीं 50 बढ़ सकती थी, कहीं 20 बढ़ सकती थी। एमबीबीएस की सीटें जो बढ़ी हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉलेज में बढ़ी, सिर्फ सफाई भी नहीं हुआ है। होता ये है कि अगर सफाई में माननीय मुख्यमंत्री जी कोई योजना लेकर के आते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो उस पर हल्ला कुछ ज्यादा ही होता है। जैन साहब, कुछ तो सफाई प्रदेश से बाहर तो नहीं है। ये महज कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि हर बजट में सफाई जरूर होता है। कोई भी, चलिए जैन साहब, ये महज कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि सफाई में हर चीज पहुंच जाती है। कोई भी सांसद हो, चलिए कोई आप ये देख लीजिए, बेनी प्रसाद यादव जी थे, तो इन्होंने सबसे पहले जब ये सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बने तो इन्होंने सबसे पहले अपने क्षेत्र में काम किया। तो कोई भी हो, प्रसाद वर्मा तो अपने क्षेत्र में सबसे पहले वो चाहता है कि अपने क्षेत्र की जनता को संतुष्ट करे। लेकिन एक खास क्षेत्र में हवाई अड्डा भी बन जाए, पूरे प्रदेश, एक खास क्षेत्र में हवाई अड्डा भी बन जाए और विकास के तमाम वहां पर कार्य कर दिए जाएं, और बाकी पूरा सूबा हमने देखा है कि लगभग उत्तर प्रदेश का लगभग 45% सूबा अंधेरे में है, सड़कें नहीं है, अस्पताल नहीं। अभी हाल में हमने वाराणसी की रिपोर्ट देखी थी और किस तरह से महिलाओं की बुरी स्थिति हुई थी। महज 2 कमरे का अस्पताल वहां नहीं चले, वो चलेगा, लेकिन सफाई में होना जरूरी है। चलिए हरीश चंद्र जी को जोड़ लेती हूँ। हरीश चंद्र जी, किस तरह की प्रतिक्रिया? देखिए राजश्री जी, प्रदेश का विकास हो
इसका हम स्वागत करेंगे, लेकिन ये केवल बजट के प्राविधानों से नहीं हो सकता। जब तक सरकारी मशीनरी अकाउंटेबल और आंसरेबल नहीं होगी, तब तक ये प्राविधान के ही रूप में रह जाएंगे। अगर आप देखें तो जो विभिन्न विभागों को बजट का एलोकेशन था पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उसका अगर आप देखेंगे तो किसी में 21% खर्चा हुआ है, किसी में 17% खर्चा हुआ है, किसी में 15% खर्चा हुआ है। तो अगर सरकारी मशीनरी इतनी सुस्त है और इतनी शिथिल है और अपने कामों के प्रति जवाबदेह नहीं है, तो ये बजट ला करके मुख्यमंत्री जी और बाकी लोग सबके लिए खुशी की बात होती है अगर प्रदेश का विकास होता है तो। लेकिन हरीश जी सवाल तो यहाँ हालात है जी, हरीश जी आप बात पूरी कर लें पहले। लेकिन अगर ये सैफई में मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है, वो मुख्यमंत्री जी का घर है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर मेडिकल यूनिवर्सिटी गोरखपुर में भी बनाते, मेडिकल यूनिवर्सिटी वो बुंदेलखंड में भी बनाते, और जो पिछड़े इलाके हैं गोरखपुर में हर साल जापानी इंसेफेलाइटिस से कितने सैकड़ों हजारों बच्चे मर जाते हैं, वहाँ ये प्रावधान नहीं हो रहा है। हरीश जी पर ये बात तो मानेंगे, हरीश जी आप यह बात तो मानेंगे, हरीश जी गोरखपुर की बात हमने भी उठाई, पर आप यह बात तो मानेंगे कि महज कोरे वायदों से तो अच्छा है कि कुछ प्रावधान बजट में रखा जाए। आपके यहाँ तो वादे ही चल रहे हैं, इतने हवाई वादे जो आज तक पूरे नहीं हुए। नहीं कतई नहीं राजश्री जी, 50,000 करोड़ की सड़कों का अभी आकर के हमारे माननीय गडकरी जी ने शिलान्यास किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो खराब सड़कें हैं उसको बनाएंगे। शिलान्यास हरीश जी, उन्होंने जब मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी सड़कों की मरम्मत के लिए भी कुछ बजट दे दीजिए, उन्होंने मना कर दिया, उसके लिए नहीं दिया उन्होंने। गंगा परियोजना हम देख रहे हैं कितनी सफाई हो रही है। एनएचआई का जो एनएचआई का जो प्राविधान है जी, एनएचआई के प्राविधान में सड़कों के मेंटेनेंस, जो उसका अपना एनएचआई जो सड़कें बनाती है उसके मेंटेनेंस के लिए वो पैसा नहीं, उसका प्राविधान कुछ अलग से है। बाकी 50,000 करोड़ की अगर सड़कें उत्तर प्रदेश में बनेगी तो क्या ये उत्तर प्रदेश का विकास नहीं माना जाएगा? या ये जो गैस की सब्सिडी लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर होने लगी है, इससे लोगों को राहत नहीं मिल रही है। जो काम होगा उसका स्वागत होगा, लेकिन जो डेटेड वर्क है, जो डेडलाइन के साथ काम लिए गए थे, वो काम तो आपके यहाँ भी पूरे नहीं हुए। पर हरीश जी, जो डेडलाइन के साथ आपके बड़े नेताओं ने जो काम लिए थे वो तो अभी तक पूरे नहीं हुए। 100 दिन में जो होना था वो नहीं हुआ, 6 महीने में जो होना था वो नहीं हुआ, अब 8 महीने में जो होना था वो नहीं हुआ। अब तो बजट का भी वक्त आ गया है जी। राजश्री जी, जहां तक गंगा सफाई की बात आप कह रही हैं, गंगा की सफाई में इन प्रदेश सरकारों का भी योगदान है। इनको टैनरियां इनको बंद करनी चाहिए। आज ही आप समाचार पत्रों में देख लीजिए तो टैनरियां बंद करने के बजाय वो निरंतर चालू हैं। जी चलिए इस दोनों के अंतर्द्वंद को समझते हैं कि इसमें कानून क्या कहती है और क्यों ये सहयोग नहीं हो पाता है। हरीश जी हमारे साथ प्रदीप जी मौजूद हैं। प्रदीप जी, वाकई जब भी ये बहस होती है, खासकर इन विषयों पे इन प्रदेश सरकारों को काम करना है और प्रदेश सरकारें अपनी जवाबदेही से अपने क्रियान्वयन से बचती हैं। मैं इसको मैं पूछती हूँ इस सवाल, आपके इस शंका का जवाब लेती हूँ हरीश जी कि क्या ये सियासत की वजह से ऐसा होता है, या फिर इसको समझा जाए कि क्या यदि केंद्र सरकार चाहे प्रदीप जी, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बहस एक फैसले से ये सब चीजें बदल सकती हैं? खासकर पॉल्यूशन का जो मसला जैसे कह रहे हैं हरीश जी, ये सब चीजें बदल सकती हैं। नहीं देखिए, बिल्कुल जो एनएचआई का मामला उठा रहे थे या जो और बाकी कोई भी मुद्दा है, एक साधारण नोटिफिकेशन से, एक छोटी सी कैबिनेट की मीटिंग से ये सारे मुद्दे तय हो सकते हैं। और इनमें जैसे आप रोड तो बना रहे हैं, मगर मेंटेनेंस फिर कहां से आएगा? मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट के प्रोविजन में उन सड़कों को लेने में एक चूक होती है। सीधी सी बात है कि फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे जो अनुभव केंद्र सरकार का और अधिकारियों का होता है, वैसा अनुभव राज्य सरकार के अधिकारियों का शायद नहीं हो पाता है। या उनका जो प्लानिंग कमीशन जैसे काम करता था, वैसा प्लानिंग कमीशन भारत सरकार की तुलना में अगर आप करेंगे, यहाँ पर एक सीजन्ड और पॉलिसी मेकर्स और सीनियर लोग वहां बैठे हुए हैं, वैसा वहां का नहीं होता है। लेकिन बावजूद इसके ये नहीं कहना चाहिए कि राज्य सरकारें धरातल पे तो वही काम
कर रही हैं। अगर आपको ये मुद्दा आप दे रहे हैं कि हम नई सड़कें 50,000 करोड़ की बनाएंगे, लेकिन जो हमारी पुरानी सड़कें हैं उसकी मरम्मत के लिए 5,000 करोड़ रुपए नहीं देंगे, ये ठीक नहीं है। साथ साथ ये भी ठीक नहीं है कि आप 40,000 करोड़ रुपए का बजट खर्च ही ना कर पाए, पैसे आपको वापस करने पड़े। और कुछ पैसे ऐसे हैं जो आपने खर्च नहीं किया, कुछ खर्च किए हैं तो यूटिलिटी सर्टिफिकेट आपने नहीं दिया। अगर आपने उन पैसों को यूटिलाइज नहीं किया है तो फंड आपको दोबारा फिर कैसे मिलेगा? तो यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं देने की वजह से इसके लिए एक और बात है, ट्रांसफर बार बार नहीं होना चाहिए। कम से कम जो अहम विभाग हैं उन विभागों के ऊपर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जितना जरूरी है विकास करना, उतना ही जरूरी है मदद लेने के लिए हाथ को आगे बढ़ाना और मदद मिलने के बाद उस पैसे को खर्च करना। जी बिल्कुल। और इस वक्त सुरेंद्र राजपूत जी जुड़े हुए। सुरेंद्र राजपूत जी, काफी लंबा चौड़ा बजट का एक मिनट का समय मैं चाहूंगा। जी बिल्कुल हरीश जी। जी वो फोन लाइन पे जुड़े। हरीश जी यदि आपकी इजाजत हो, मेरा ये कहना है, हरीश जी आपकी इजाजत हो सुरेंद्र जी को ले लूं, वो फोन पे हैं तो बहुत ज्यादा देर तक होल्ड रखवाना उनको ठीक नहीं, उचित नहीं लगेगा। बस एक प्रतिक्रिया ले लूं फिर आपके पास आ जाऊंगी। सुरेंद्र जी, लंबा चौड़ा बजट का प्रावधान किया गया है, आप उत्तर प्रदेश के हैं, खुश होइए इससे। जरूरी क्या है कि इस पर भी ये कहा जाए कि इसमें सियासत है? देखिए, आज की डेट में विकास को राष्ट्रीय की सियासत हो ही रही है। सच्चाई ये है कि सियासत विकास की विकास के नाम पर जो हो रही है, घनघोर रूप से जिस प्रकार से हरीश जी ने बात की या जिस प्रकार केसी जैन साहब ने बात की, मेरे को तो एक साकिब जलाली का एक शेर याद आता है कि बहुत सुनी है मैंने तेरी तकरीर मौलाना, मगर बदली नहीं फिर भी मेरी तकदीर मौलाना, और नामुनासिब है खून खौलाना फिर किसी और रोज मौलाना। तो ये लोग बातें करने की जगह कुछ काम करे तो बेहतर हो। अरे सैफई में ही विकास करे, बनारस में ही विकास करे, कहीं तो करे। शुरुआत तो करें। बहादुर लोग हैं, 50,000 करोड़ रुपए ले आए, तो 5,000 करोड़ देने में दिक्कत, 50,000 करोड़ रुपए क्यों लेकर के आए, उनकी दिक्कत। सबसे बड़ी चीज है ये आपस में जो डैगर ड्रॉन हो रहे हैं राष्ट्रीय जी, इनको दोनों लोगों को 2017 का इलेक्शन दिख रहा है, इन लोगों को चुनाव दिख रहे हैं, विकास किसी को नहीं दिख रहा आम आदमी के पैमाने पे। सुरेंद्र जी, आपको तो खुश होना चाहिए, ये विकास नहीं कर पा रहे हैं, केवल प्रावधान करके छोड़ दे रहे हैं, तो आपको तो खुला मैदान दे रहे हैं। आप जाइए जनता के पास, लोगों को समझाइए। आप तो जिसको बोला जाए ओपन गेम का भी लाभ नहीं उठा पा रहे। ये तो मैच फिक्स है, उसके बाद भी आप इसका लाभ नहीं उठा पा रहे। राष्ट्रीय जी, उन्नाव की जो 104 लाशें हैं, इस पर राजनीति या तो साक्षी महाराज करते हैं या आजम खान साहब करते हैं। उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर हम लोग इस तरीके की कुत्सित राजनीति नहीं करते। अगर हरीश जी करना चाहे तो करें, केसी जैन साहब करना चाहे तो करें। चलिए, हम लोगों को तो विकास के नाम पर सरकार की बिल्कुल चलिए विकास जनता का विकास हो, ज्यादा बेहतर हो, न कि विकास कोई भी करे। आज की डेट में हमारी सत्ता नहीं है, जी बिल्कुल, लेकिन जिसकी सत्ता है उसको विकास करना चाहिए, उसको इस तरीके की राजनीति नहीं करनी चाहिए। 24 घंटे बिजली दे किसने रोका है? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत किसने रोका है? अच्छे कानून व्यवस्था दे किसने रोका है? जी बहुत ये कि 3 चीजें दे देंगे। जी चलिए, हरीश जी से इसका जवाब ले लेते हैं। और हरीश जी और केसी जैन साहब बैठे हैं हमारे साथ, दोनों से पूछना होगा कि सुरेंद्र जी ने जो बार बार वो कह रहे हैं कि किसने आपको विकास करने से रोका है। हरीश जी, आप अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं अपना सवाल रखूं। राजश्री जी, कांग्रेस तो असल में खेल से बाहर हो गई है जी, तो इसलिए राजपूत जी को तो वो अपनी जिम्मेदारी ओन करने के बजाय उसको दूसरों पे बाल दूसरी तरफ फेंक रहे हैं जी। मेरा ये कहना है कि देखिए, जब तक प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर नहीं होगी, कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी, लोग आंसरेबल और अकाउंटेबल नहीं होंगे। आप कल ही की घटना देखिए, उस लड़की की जघन्य हत्या हुई और पुलिस वो कोतवाली जाता है, उसका पिता वो कहता है कि फोन उठ रहा है मोबाइल लड़की का, कोई लड़का उठा रहा है, वो कह रहा है कि नहीं नहीं वो किसी के साथ चली गई होगी, आप उसके मित्रों से पता कीजिए। अगर उस लड़की का मोबाइल सर्विलांस में डाल करके तात्कालिक कार्रवाई की गई होती, शायद उसकी जान बच सकती थी। पर हरीश जी, ऐसी संवेदनहीनता अभी थोड़े दिन की पहले की बात है जी हरीश जी, पर अफसोस इस बात का है कि ऐसी संवेदनहीनता महज लखनऊ या उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, ऐसे पूरे देश में दिखती है ऐसी संवेदनहीनता। हालांकि आज जो मुख्यमंत्री ने कहा है और कैबिनेट मीटिंग के बाद जो सीएम ने बात की है मीडिया से, उसमें उन्होंने कहा है कि क्राइम पर सरकार प्रभावी नियंत्रण लगा रही है और हर हालत में अब एफआईआर दर्ज होनी ही है और करनी ही पड़ेगी और उसके लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे।
आपको वाकई ऐसा लगता है दिलीप जी के कह करके जी हरीश जी, दिलीप जी के पास सवाल जाओ। दिलीप जी, आपको वाकई ऐसा लगता है? एक बात ये कह करके जी कि अपराध में बढ़ोतरी कारण पारिवारिक परिस्थितियां हैं, ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारियों को तो और बढ़ावा उन्होंने दे दिया। जी दिलीप ये जी, अगर अधिकारी अकाउंटेबल और जवाबदेह नहीं होंगे पर तो कानून व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं होगा। हरीश जी, और ये अभी तो मुख्यमंत्री जी ने आईटी उद्योग के लोगों के साथ हरीश जी, जो अधिकारियों के बढ़ावा देने की बात है, ये महज था कि जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है हरीश जी, उसमें जो कानून व्यवस्था की बात है, काम कर पाना संभव नहीं है। हरीश जी, जो कानून व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं और जिस तरह के अधिकारियों की असंवेदनहीनता की बात हो रही है, वो संवेदनहीनता हर जगह है, कमोबेश पूरे देश में पाई जा रही है। ये हमारा दुर्भाग्य हो सकता है। रही बात अधिकारियों की, तो अधिकारियों के पक्षपातपूर्ण जो चरित्र है निंदनीय है। वो तो आपके अभी जो ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, जो एपी ने खबर दिखाया, उसका असर भी दिख रहा है। वो आपके होम मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं, सचिव पद के होम सेक्रेटरी, उनको भी अनिल गोस्वामी जी भी इस वक्त निकाले जा रहे हैं। वो तो आपके गृह मंत्री के नाक के नीचे ये सब खेल कर रहे थे, तो वो भी एक सवाल तो उठता ही है। तो जाहिर सी बात है कि जब अखिलेश यादव पर उंगलियां उठ रही हैं, तो यही उंगलियां कुछ केंद्र सरकार के बड़े आपके मंत्रियों पर भी उठ रही हैं। बहरहाल इस पूरे बहस को एक और दिशा देते हुए, दिलीप जी, आपको लगता है कि जो विकास की बात होती है, वो कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य, इन दोनों ही सरकारों के बीच फंस जाती है और इसमें केवल और केवल जनता जो है वो पिसती रहती है? राजश्री, बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है। एक बात अभी सड़क पे हो रही थी, नितिन गडकरी जी और यहाँ मुख्यमंत्री जी और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर शिवपाल जी के बीच में मीटिंग हुई। मैं इस तरह की पहल को बड़ा सार्थक मानता हूँ। इतनी अच्छी सहमति दोनों मंडियों से, खराब सड़कों पे जरूर थोड़ा सा सहमत नहीं बन पाई, लेकिन जिस प्रकार की सहमति बनी है उसके लिए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर चाहे शिवपाल जी हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो, इनकी प्रशंसा करनी चाहिए। और एक तरह से कम डेवलपमेंट पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रदेश, हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, प्रदेशों की जिम्मेदारी डेवलपमेंट में बहुत अहम होती है और इसका जब क्रियान्वयन होना चाहिए तो एक तो व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए। मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं कि कोई सरकार सैफई तक सीमित रहे। अभी प्रवक्ता ने, सपा ने कहा कि क्या सैफई से बाहर है प्रदेश से, तो मेरा ये कहना है कि आप प्रदेश सैफई से बाहर है, ये नहीं होना चाहिए। इसका संदेश गलत जाता है। क्यों? कि आपको सबने वोट दिया, सबका समर्थन मिला और पूर्वांचल में ठीक से इलाज की व्यवस्था ना हो, तो इसलिए व्यापक सोच हो, ईमानदारी हो, भ्रष्टाचार ये बहुत जरूरी है। और अभी मुख्यमंत्री जी कैबिनेट के बाद जी दिलीप जी एक ब्रेक ले लेते हैं इस वक्त, लेकिन दिलीप जी आपके पास आऊंगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक बार फटाफट से अपने दर्शकों को बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश में कैबिनेट में जो बजट प्रस्ताव पास किया गया है उसमें ढेर सारे लोक लुभावने वायदे किए गए हैं, जिसमें कई जो सीटें हैं, एक तरह से 1308 कानूनगो पदों पर भर्ती का प्रस्ताव पास हो गया है। इसमें 62 के बजाय 65 की अब उम्र होगी सरकारी डॉक्टरों के रिटायरमेंट की, और ये माना गया है कि चूंकि प्रदेश में स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहद खराब है, उसे दुरुस्त करने के लिए यह कदम उठाया जाएगा। इसके अलावा लगभग 3 लाख करोड़ बजट का प्रस्ताव पास किया गया है, जिसे कि विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। ये अलग बात है कि इस विकास कार्य में बड़ा स्थान सफाई को भी मिला है। हर हाल में एफआईआर दर्ज की जाएगी, चाहे कोई भी स्थिति हो, और कोई भी पुलिस स्टेशन, कोई भी थाना, कोई भी पुलिस का अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकता। इसके लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री का प्रस्ताव है। जो मुख्यमंत्री ने आज कैबिनेट मीटिंग की उसमें ये प्रस्ताव रखा गया और मुख्यमंत्री ने इसे सहमति दी। इसके बाद जो सबसे बड़ा एक फैसला है वो है कि पीजीआई मिला है सैफई को, और इन सभी फैसलों के क्या मायने निकालने चाहिए? क्या इन फैसलों से, इन प्रस्तावों से ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी 2017 का मिशन भी साधने की कोशिश कर रही है, या फिर एक रूटीन कार्य हुआ? ये सब समझेंगे लोकतंत्र के दूसरे हिस्से में। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।
तो उत्तर प्रदेश में लगभग अपना आधा कार्यकाल गुजर जाने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार अब लोक लुभावनी योजनाओं की जगह बुनियादी ढांचे के विकास पर ज्यादा तवज्जो दे रही है। इसमें सड़कों और पुलों के निर्माण के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और बीते सालों में शिलान्यास कर चुके अखिलेश यादव के तमाम ड्रीम प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर अखिलेश यादव का ध्यान है और कौन से ऐसी लोक लुभावनी वायदों को पीछे छोड़कर नई राह पकड़ी है सूबे की सरकार ने, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पिता मुलायम सिंह यादव की बार बार नसीहतों के बावजूद उन पर अमल न कर पाने का खामियाजा भी भुगत चुके हैं। लोक लुभावनी योजनाओं पर साल 2012 से पूरे 2 साल पुरजोर तरीके से काम करने के बावजूद लोकसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। यही वजह है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी सरकार ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब अखिलेश यादव ने समाजवादी साइकिल में विकास का पहिया लगा दिया है, जिसका पूरा असर 24 फरवरी को आने वाले बजट में साफ नजर आएगा। 40 लाख समाजवादी पेंशन दे रहे हैं माताएं बहनों को और लाखों साइकिल दे रहे हैं, हजारों लैपटॉप दे रहे हैं, सड़क बिजली पानी का भी इंतजाम कर रहे हैं। एक ऐसा प्रचार किया पार्टी ने, कहा कि हम 24 घंटे बिजली दे देंगे। लोगों को लगा कि हाँ शायद 24 घंटे बिजली दे देंगे। हमारे लोग भी थोड़ा बहुत, हम जानते हैं राजनीति में समझाना मुश्किल है लेकिन बहकाना आसान होता है। अखिलेश सरकार सूबे में केंद्र की रफ्तार से तेज सड़कों का निर्माण करवाना चाहती है। दशकों पुराने जर्जर पुलों की जगह नए पुलों का निर्माण करना, लखनऊ मेट्रो को तेजी से पूरा करना और 4 और शहरों में इसकी शुरुआत करना, लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के जरिए गाँवों का विकास और जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाना, लोहिया आवास योजना के जरिए गरीबों को मकान मुहैया करवाना, समाजवादी पेंशन योजना के जरिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वालों को मदद देना, IT सिटी के साथ चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार और समस्याओं को हल करना, परिवहन की बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाना और बस अड्डों को अत्याधुनिक बनाना, किसानों को बेहतर सिंचाई की उपलब्धता और पेयजल संकट को दूर करना, शहरों का सुंदरीकरण करने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा शहरों में साइकिल ट्रैक का निर्माण करना, सबसे ज्यादा तवज्जो बिजली के संकट को दूर करने के लिए बिजली का उत्पादन बढ़ाना, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ ही वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा देना, बेरोजगारों के कौशल प्रशिक्षण पर जोर देना, ये वो तमाम काम है जिन्हें अखिलेश सरकार पुरजोर तरीके से करना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था और बिजली के सवाल से पार न पा पाने के लिए अखिलेश सरकार के भावी मंसूबों पर सवालिया निशान दिखा रही है। कानून का राज नहीं होगा तो विकास कहां से होगा, इन्वेस्टमेंट कहां से होगा? और इन्वेस्टमेंट के लिए आधारभूत ढांचा चाहिए, बढ़िया कानून व्यवस्था चाहिए और बिजली चाहिए। जवाब दे उत्तर प्रदेश सरकार की इन तीनों चीजों में से क्या चीज धरती पर है, तो हम उसके विकास के दावे को मान लेंगे। भाजपा के सवालों का सीधा जवाब देने की जगह कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव उल्टे भाजपा को फेल करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने 8 महीने में भी तमाम वादे पूरे नहीं किए, जबकि सपा सरकार विकास के कामों को लगातार आगे बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले जो भी वादे किए थे अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं किया है। 8 महीने हो गए। दरअसल सारी जंग आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही है। केंद्र की सत्ता में काबिज होने के बाद भाजपा के हौसले बुलंद हैं, तो वही लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद बसपा और कांग्रेस के पस्त हौसले ने सपा की उम्मीदें बढ़ा रखी हैं। जहां भाजपा वक्त से पहले चुनाव करवाना चाहती है, तो वहीं अपना कार्यकाल पूरा करके सपा सूबे के लोगों का दिल जीतकर दोबारा समर्थन की आस में है। जहां तक आप चुनाव की बात कर रहे हैं, मेरा मत है कि इतना संशोधन जरूर कर लीजिए कि आगामी विधानसभा चुनाव न कि वर्ष। बिल्कुल, और साक्षी महाराज ने दावा किया है कि उनके पास ये बल है कि उत्तर प्रदेश सरकार को गिराया जा सकता है। आप भी पहले दावा कर चुके हैं और भी तमाम नेताओं ने कहा है। एक बार इस जो संकेत है वो कुछ और भी कह रहा है, क्या सफाई देना चाहेंगे? मुझे किसी की कोई सफाई की जरूरत नहीं है। देखना होगा कि सियासी दंगल और जुबानी जंग में किसका पलड़ा भारी पड़ता है, लेकिन विकास की राह पर सरकारों के चलने से जनता का जरूर फायदा दिख रहा है। राधेश्याम दीक्षित, APN, लखनऊ। और आगे बढ़ें और अपने एक बार फिर से मेहमानों को जोड़ूं। इससे पहले एक दर्शक को जोड़ती हूँ। दयानंद चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं गाजीपुर से। बहुत बहुत शुक्रिया दयानंद जी, आप लोकतंत्र में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारा आज का सवाल था कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बजट में प्रस्ताव पेश किए गए हैं और जिस तरह से 3 लाख करोड़ का बजट रखने का प्रस्ताव रखा गया है, इससे यूपी की तस्वीर बदल जाएगी अब? नमस्कार। हाँ नमस्कार जी जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। हाँ वह मैं ये कह रहा था कि जो ये बजट आई हुई है, इस बजट से जरूर तस्वीर बदलेगी, मगर ये जो लोग काम सरकार करना चाहती है उसके लोग
बराबर कुछ न कुछ अवैया उठाते रहते विपक्ष के लोग, जो कि काम न कर पाए सरकार। जी जी और जी बहुत शुक्रिया दयानंद जी। और हरीश जी, दर्शकों का भी ये मानना है कि बजट अगर एक अच्छे ख्याल से लाया गया और ये कहा जा रहा है कि विकास हम करना चाह रहे हैं, अपनी नीयत दिखा रही है अगर समाजवादी पार्टी की सरकार, तो आप क्यों ये धमकी दे रहे हैं कि सरकार रहेगी तब तो विकास करेगी? नहीं, हमारी तरफ से ऐसी कोई धमकी नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि विकास हो, ये स्वागत योग्य बात है, लेकिन विकास तभी हो सकता है जब ईमानदार शासन प्रशासन हो। नहीं, पर उसको ईमानदारी से शायद आपने बहुत गंभीरता से रिपोर्ट नहीं देखी। जब इस रिपोर्ट में जो अभी हमने दिखाई, उसके अंतिम बाइट में जो आपके प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने यही कहा कि अभी ये देख लीजिए कि सरकार कब तक रहेगी। हरीश जी, ये ठीक बात है। जब तक सरकार रहेगी जी, तब तक जब सरकार चुनाव होंगे तो जनता इसका निर्णय करेगी। चलिए, पर वो 2017 तक की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए, निर्णय जनता करती है। जी, केसी जैन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और जब भी चुनाव होगा, केसी जैन साहब, जो अभी तक जो बात हो रही थी बजट पे और विकास पे और काम पे, तो काम तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत किया है। और जो सहयोग की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को लगातार सहयोग भी कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी लगातार केवल हमलावर होना चाह रही है जी। अभी आप देखिए इनके कैसे कहते, विकास पे ये काम ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, लेकिन केसी जैन साहब, अपराध का बढ़ता ग्राफ कहते थे, केसी जैन साहब, मैं वही बता रहा हूँ, जो प्रदेश में बढ़ता हुआ अपराध का ग्राफ है। एक मिनट सुन लीजिए, मैं उसको भी बता रहा हूँ। 25 लाख अरब डॉलर रुपया बता रहे थे स्विस बैंकों में है। वर्तमान समय में स्विस बैंकों में करोड़ों में भी रुपया नहीं बचा। नहीं, केसी जैन साहब, लाख में भी नहीं बचा। विषयांतर होने की जरूरत नहीं है, विषयांतर होने की जरूरत नहीं है। ये कहना कि मेरी कमीज तो गंदी है, तुम्हारी कमीज ज्यादा गंदी है, ये नहीं चलेगा। नहीं, केसी जैन साहब, ये बताइए, जो बढ़ता हुआ अपराध का ग्राफ है, अपराध का जो बढ़ता हुआ ग्राफ है, वो बीजेपी की देन नहीं है, जो वो बीजेपी की देन नहीं है। किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये कहना पड़े कि प्रदेश में एफआईआर जरूर लिखा जाएगा, जो कि मूलभूत अधिकार है। केसी जैन साहब, ये तो शर्म की बात है कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये कहना पड़े कि आप एफआईआर लिखवाने जाइए और एफआईआर जरूर लिखा जाएगा। ये तो मायावती के समय ही हुआ था, और मायावती के समय भी क्या हुआ था उसकी सच्चाई भी हम जानते हैं। प्रदीप जी, आपको लगता है कि एक जिसको कहा जाए कि अधिकार है, एक व्यक्ति का अधिकार है एफआईआर लिखना, जो एफआईआर जो हो रही है, ये जो आंकड़ा आ रहा है, आंकड़ा इसीलिए आ रहा है क्योंकि एफआईआर लगातार लार्ज हो रही है। कोई भी थाने पहुंचता है तो एफआईआर उसकी लार्ज होती है। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है, केसी जैन साहब, आपकी मैं थोड़ी जानकारी आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किसी भी हाल में एफआईआर लिखा जाए। केसी जैन साहब, मैंने सुन लिया, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, जाहिर सी बात है कि आप उसको बचाएंगे। मैं इसको नकार नहीं रही हूँ, लेकिन आप बताइए, इतने बड़े सूबे में यदि ये कहना पड़े मुख्यमंत्री को कि कोई घटना होती है, कोई अपराध होता है तो एफआईआर जरूर लिखा जाएगा, और एफआईआर लिखने के भी बाद क्या होगा ये देखना होगा। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े। प्रदीप जी, यदि हम वाकई इस बात को माने भी, हालांकि मैं इस बात से व्यक्तिगत तौर पर जी व्यक्तिगत तौर पे कहा जाए तो एफआईआर लिखवाना तो एक व्यक्ति का पूरा अधिकार है। उसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इससे कानून व्यवस्था सुधर जाएगी? देखिए, ऐसा है कि अखिलेश जी भी जमीन पे रहने वाले आदमी हैं, उनको भी जमीन की पूरी समझ है। ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने ये बात बिना सोचे समझे कहा है। देखिए, उनको ये मालूम है कि एफआईआर लिखने में कितनी दिक्कत होती है। ये आज नहीं है, कोई भी सरकार हो, किसी भी देश के कोने में चले जाइए, एफआईआर लिखाना एक टेढ़ी कीड़ा है। केवल यूपी की बात नहीं है, पूरे देश की हर जगह की बात है। दिल्ली के अंदर भी जीडी एंट्री तो हो सकती है, क्योंकि कंप्यूटराइज कर दिया है, आपने भेज सकते हैं वहां जाकर रजिस्ट्री के अंदर, आप रजिस्टर के अंदर एंट्री करा लेंगे जनरल डायरी के अंदर। लेकिन एफआईआर में कन्वर्ट होने में उसको महीनों लग जाते हैं और शायद नहीं भी होते हैं।
जब तक आपकी कोई जान पहचान नहीं हो एफआईआर लिखाना एक बहुत मुश्किल काम है। मायावती ने एक बार ऐसी कोशिश की थी, मायावती जी ने, कि भाई एफआईआर कराई जाए और इसको रजिस्टर होना जरूरी है। तो पुलिस ने ये सोचा पहले कि देखो इसको मैडम का आदेश है तो पालन किया जाए। पालन करने के चक्कर में क्राइम बढ़ गया, क्योंकि एफआईआर लिखाने वाले बहुत लोग आ गए। क्राइम बढ़ने से कार्रवाई होने लगी। तब जाकर के तय किया गया कि देखो 2 रजिस्टर बनाओ, एक रजिस्टर के अंदर एफआईआर लिखो जो कि इस कंप्लायंस में हो, चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर के अनुपालन में हो, और एक रजिस्टर वो होना चाहिए जो कोर्ट में भेजा जाए। तो सिफारिश इसकी लगती थी कि जो असली रजिस्टर है, जिसके अंदर अनुपालन में वाला नहीं, जो असली रजिस्टर है वो कोर्ट में भेजे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज हो एफआईआर। तो सवाल ये है कि एफआईआर में जब लिखने का आदेश हुआ है तो क्राइम बढ़ा हुआ दिखेगा, लेकिन इस बढ़े हुए क्राइम से घबराना नहीं चाहिए। इसमें एफआईआर दर्ज हो, सही कार्रवाई हो, और झूठी एफआईआर लिखाने वालों से बचने की जरूरत है। उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रोविजन होना चाहिए और ठीक से उसको अनुपालन किया जाए उसका। तो ये एफआईआर होने के बाद से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पे 1 साल के बाद असर दिखना शुरू होगा। अगर ये सच में एफआईआर होने लगे और झूठी एफआईआर होने के खिलाफ कार्रवाई होने लगे, तब जाके 1 साल बाद असर दिखेगा। अगर आप लगेंगे आंकड़े देखने की क्राइम बढ़ गया इसकी वजह से, तब सरकार अगर दबाव में इस बात को लेकर के आई तो फिर ये दिक्कत हो सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री नौजवान है और उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि ठीक है एफआईआर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, अपराध बढ़ा हुआ दिखे, बढ़े नहीं तो कोई बुराई नहीं है। दिलीप जी, आपको लगता है कि ये चुनौती झेल पाएंगे सूबे के मुख्यमंत्री, चाहे अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ दिखे भी, जो कि एक नारा लेकर बहुत पहले याद है हम लोगों को किस तरह से यूपी में है दम क्योंकि जुर्म है यहाँ कम, ये नारा लेकर उठे थे। क्या आपको लगता है कि अब वो अगर यूपी में बढ़ता हुआ जुर्म देखें और अपराध का ग्राफ देखें तो ये चुनौती झेल पाएंगे? देखिए, प्रदीप जी ने बड़ी अच्छी व्यवहारिक बातें बताई कि क्या होता है, तो इसलिए जितनी अच्छी स्थिति दिखाई जा रही वो है नहीं। लेकिन केवल एफआईआर लिखने से काम नहीं चलेगा, उसका भी रास्ता थानों में निकाल लेंगे कि 2 रजिस्टर बन गए वगैरह हो गया, ये रास्ता भी व्यवहारिक बात प्रदीप जी ने बताई है। मेरा ये कहना है कि एक शासन का इकबाल होना चाहिए। जो शासन में 6 डीजीपी बदल गए 3 साल के अंदर, वो कोई कार्रवाई कैसे करेंगे? वो किसी यार लिख नहीं सकते, कोई बड़ा फैसला ले नहीं सकते, जांच कर नहीं सकते। तो ये एडहॉक सिस्टम चल रहा है, इससे कोई बड़ा फर्क पड़ेगा नहीं, एक बात। दूसरी बात, अगर जाति और उस पे तैनाती होने लगेगी अधिकारियों की तो उस पर फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऐसे भी तमाम उदाहरण है कि एक थानेदार से जाति विशेष का है तो उससे एसएसपी क्या आईजी कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता। ऐसे उत्तर प्रदेश में उदाहरण आ रहे हैं। तो ये स्थिति रहेगी तो आप कितने रजिस्टर बना लो, कितने मुख्यमंत्री जी कह दो। बिल्कुल। और एक बात जो मैंने राशि प्रारंभ में कहा था, सारी घोषणाओं में अगर भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा तो ये कोई भी योजना जमीन पे फलीभूत नहीं होगी। इस पे भी बहुत बड़ी ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल। और अनिल जी, वाकई अगर करप्शन नहीं रुके या फिर मजबूत प्रशासन नहीं मिले उत्तर प्रदेश को, तो क्यों ना हम ये समझें कि ये जितनी भी कवायद हुई है ये सब कुछ केवल और केवल मिशन 2017 को नजर में रखकर की गई है। जी बिल्कुल, उसको प्रशासन को तो चुस्त करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से अभी पिछले दिनों हमने देखा कि एक मुश्त 114 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया, 27 आईएएस अधिकारी बदल दिए गए, 40 दिन का डीजीपी मिला, जी 30 दिन का, फिर 40 दिन का। तो ये सारा जो हम देख रहे हैं और इस तरह से जो तबादले हो रहे हैं, इसमें आप इस तरह से तबादले करेंगे तो आप जिम्मेदारी कैसे फिक्स करेंगे, जिसकी बात अभी प्रदीप जी भी कर रहे थे कि जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। तो इसकी जिम्मेदारी आप कैसे फिक्स करेंगे? दूसरी बात है कि जब तक डिलीवर आप नहीं करेंगे, जब तक आप पूरी योजना नहीं बनाएंगे, तब तक स्थिति यही होगी कि अभी पिछले कुछ समय पहले अभी इन्होंने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की थी और जिनमें से कई योजनाएं अखिलेश सरकार की ठप पड़ गई। इस वजह से ठप पड़ गई कि उनके पास पैसे नहीं थे कि उसको चला सके। जिसमें बेरोजगारी भत्ता भी है, जिसमें इंटर पास सभी विद्यार्थियों को लैपटॉप देने की बात थी, वो योजना ठप पड़ गई। अब वो उसको 1000 तक सीमित करना चाह रहे हैं, जिसकी घोषणा की गई थी। तो
इस तरह से पहले तो ये सोचना चाहिए, इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि हम बजट बना रहे हैं और हम जो योजनाएं बना रहे हैं उन योजनाओं को हम चलाएंगे कैसे। सेंटर मैचिंग फंड, अगर सेंटर जो भी दे रहा है उसका मैचिंग फंड अगर हमारे पास नहीं है तो उसको हम आगे कैसे ले जा सकते हैं, कितना आगे ले, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के पूरा होमवर्क करके अगर नहीं किया जाएगा तो ये डिलीवर नहीं करेंगे तो बूमरैंग होगा। जी बिल्कुल। और लेकिन कुछ बातें तो प्रशंसनीय मानेंगे आप भी अनिल जी, क्योंकि जैसे कन्याधन, कन्या विद्याधन या इस तरह की जो योजनाएं उन्होंने फिर से शुरू करने की बात कही है और वो करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इन्हीं योजनाओं के बल पर जो समाजवादी पार्टी को कितना लाभ हुआ था वो हम इतिहास में देख चुके हैं। आपको लगता है कि इन योजनाओं को एक बार फिर से शुरू करना एक तरह से अखिलेश यादव के लिए अच्छा लाभदायक कदम साबित हो सकता है? नहीं, ये हो सकता है। देखिए, विकास की जितनी इसमें जितनी योजनाएं हैं और जो विकास से संबंधित हैं उसके कई फायदे हैं और बहुआयामी फायदे हैं ऐसे, अगर ऊपर से हम देखें तो। क्योंकि एक तो रोजगार बढ़ेगा, विकास होगा तो फिर बहुत सारी चीजें सुधरेंगी। जी बिल्कुल। और एक विशेष साइकिल बनता है विकास का और रोजगार का, दोनों का परस्पर संबंध है। लेकिन यह है कि प्रायोरिटी भी तय करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास 1 रुपया है और हम चाहते हैं कि इसे पहले किस पर खर्च करें, तो मेट्रो से पहले जरूरी है कि बिजली हो, जिससे मेट्रो। जैन साहब, यही एक सवाल बेहद अहम है कि साइकिल ट्रैक बनाने की आप बात कर रहे हैं, जब सड़कें नहीं है तो साइकिल ट्रैक कहां से बनेंगे? आपको ऐसा नहीं लगता है कि घोषणा या फिर प्रस्ताव पास करने के चक्कर में कुछ ऐसी भी चीजें हो गई हैं जो कुल मिला के हवा हवाई साबित हो जाएंगी, या फिर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत से दूर दिख रही हैं? नहीं, देखिए राश्री जी, जो भी योजनाएं बनाई गई हैं बहुत सोच समझ करके बनाई गई, और जो आपने साइकिल ट्रैक की बात की, तो अब हम ये सोचें कि भोजन की व्यवस्था नहीं है या पानी की व्यवस्था नहीं है या रहने की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था नहीं है, तो हम चांद पे जाने की कोशिश क्यों करते हैं? तो हम मिसाइल बनाने की कोशिश क्यों करते हैं? सुरक्षा इंतजाम में मिसाइल को शामिल करने की क्या जरूरत, अग्नि परीक्षण की क्या जरूरत है, परमाणु परीक्षण की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है। होता क्या है कि ये जो बजट है, बजट इसीलिए है कि अलग अलग चीजों पे किस पे कितना खर्च करना है, हर चीज आवश्यक है। सुरक्षा भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है, साइंस भी जरूरी है, भोजन भी जरूरी है, आवास भी जरूरी है। लेकिन सिर्फ भोजन और आवास के चक्कर में पड़ करके हम सुरक्षा को दरकिनार कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए जो बजट बनाया गया है वो बनाया गया है। और उन जो आप देखिए जितना काम हुआ है, मेट्रो पे जैसे काम हो रहा है वो भी बहुत जरूरी चीज है। और साइकिल ट्रैक बनाना, जैन साहब माफ कीजिएगा, साइकिल ट्रैक बनाना न तो चांद पर पहुंचने जैसा है और न ही रक्षा के लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा है। साइकिल ट्रैक का बन जाना, जहां पर पैदल चलने के लिए सड़क न हो जैन साहब पूरे सूबे में, वहां साइकिल ट्रैक बनाने की बात करना न तो चांद पर पहुंचने जैसा है, न मंगलयान छोड़ने जैसा है, न परमाणु बम छोड़ने जैसा है, और न ही वो किसी तरह के विकास की राह खोलता है। लेकिन जो बड़े काम है जी, बड़े काम से साथ छोटे काम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वो तो एक छोटा काम है साइकिल ट्रैक का, वो भी हो रहा है और सड़कों का भी लगातार काम हो रहा है। आप देखिए जितने भी जिले हैं उनको शहरों जिलों की सड़कों से गांवों को जोड़ने का काम लगातार किया जा रहा है, जिससे कि किसान अपना जो गन्ना वगैरह है, जो धान है और जो आलू वगैरह है, वो सीधे शहर तक और जो इसको स्टोर करना चाहते हैं स्टोर रूम तक आसानी से पहुंचा सके। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है, जैन साहब माफ कीजिएगा मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, पे भी हो रहा है, जैन साहब पे भी लगातार काम हो रहा है। जैन साहब, अनिल जी के पास जैन साहब मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, माफ कीजिएगा। जो पिछले समय में कुछ घोषणाएं की गई थी, जैसे इंटर पास सभी स्टूडेंट को लैपटॉप देने की, क्यों बीच में बंद हुई? कामधेनु योजना या इस तरह की और बेरोजगारी भत्ता देने की, वो क्यों नहीं चल पाई? कितने लोगों को दिया? आखिर कोई होमवर्क तो करेंगे कि समीक्षा तो करेंगे कि वो क्यों बंद हुई और अब कैसे सफल होगी? जी, इस पर कोई सफाई देंगे जैन साहब आप? मैं वही चीज बता रहा हूँ कि जैसे जो अभी जो नहीं मैं उसको बता रहा हूँ। ये एक प्रश्न ये उठता रहा है कि लैपटॉप सबको देने की बात हुई थी, फिर कुछ लोगों को क्यों दिया? लगभग 15 लाख छात्रों को लैपटॉप दिए गए। लैपटॉप कोई खिलौना नहीं है,
लैपटॉप कोई खेलने की चीज नहीं है। ये तो पहले दिन पता होगा ना आपको। पीछे मनसा क्या है? ये बात तो आपको पहले ही पता होगी, जब ये योजना लेकर आ रहे थे तब भी ये पता होगी कि ये कोई खिलौना नहीं है, तब ये क्यों घोषणा की गई कि सबको दे देंगे, और उसके बाद वापस एक कदम आगे चलना, 2 कदम पीछे चलने की, पीछे हटने की आखिर नौबत ही क्यों आती है? छात्रों पीछे नहीं है, ये तो आगे ले गए। जो छात्र है, जिन लोगों ने भी एडमिशन लिया आगे की क्लास में और जो आगे पढ़ना चाहते हैं, ये जो लैपटॉप दिया गया है आगे पढ़ने के लिए दिया गया है, घर में काम करने के लिए, उसको खेलने के लिए या कंप्यूटर पे लैपटॉप ये ज्ञान बाद में छात्रों के लिए है और ऐसे छात्रों के लिए जैन साहब आप पूरी बात जो आगे पढ़ रहे हैं। जी प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे उनको। जैन साहब, प्रदीप जी कुछ। जैन साहब मैं आपको बताऊं, देखिए लैपटॉप योजना बहुत अच्छी योजना है। बहुत से ऐसे घर हैं, बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके घर में वो लैपटॉप आज भी सजा के, संभाल के और उस पर काम किया जा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लैपटॉप योजना कोई आपने कोई गलती कर दी, आप उसको उपलब्धि के तौर पे अपने लीजिए, लेकिन इसमें क्या गलतियां क्या हुई कि कुछ एक परिवार ऐसे थे जैन साहब, उपलब्धि है वही तो मैं बता रहा हूं, कुछ एक परिवार ऐसे थे जरूर आप लोगों के यहाँ, जैसे कि लोगों ने लैपटॉप लेके बेच दिया। अब सरकार क्या करे इसके ऊपर? सरकार ने आपको लैपटॉप दिया आपको पढ़ने के लिए, आपकी डिग्री को देख करके आपने मार्केट में बेच दिया, टीवी के ऊपर खबर चली। मैं केवल यही कहना चाह रहा हूं कि मीडिया की वजह से बहुत जल्दी दबाव में आते हैं आप लोग जी। अगर आपके विकास की कोई योजना है तो आप जारी रखिए ना, उसको क्यों बंद कर दिया पीछे हटने की नौबत आपने? क्यों आती जब कोई घोषणा चुनाव के पहले की है और केवल चंद लोगों की वजह से, मान लीजिए किसी गांव में बिजली की चोरी होती है तो क्या आप उस गांव में बिजली नहीं देंगे? तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई। आपने उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, आप लोगों ने ये योजना, आप लोगों ने जैन साहब आप लोगों को ये योजना और अच्छा लैपटॉप हो, अच्छा सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, आप लोगों ने ये योजना इसलिए बंद कर दी, आप लोगों ने ये योजना केवल इसलिए बंद कर दी क्योंकि आपको एक खबर लगी जो कि आपके अधिकारियों के नोट में आया कि लैपटॉप में चोरी हुई है, लैपटॉप लोग मार्केट में बेच रहे हैं। अरे जो लोग बेच रहे हैं उनके खिलाफ प्रोविजन कर लो, आप उनके खिलाफ कार्रवाई होती न कि सबके खिलाफ, न कि, लेकिन आपने जो योजना थी योजना ही बंद कर दी आपने। दिलीप जी आप कुछ कह रहे थे? राजश्री जी मैं कह रहा हूं कि इस तरह की सरकारी खजाने से आंख मूंद कर बांटने वाली योजनाएं जहां भी शुरू हुई वो 1 2 साल 3 साल बाद बंद हुई। उसका कारण है, मुझको बोलने दीजिए कि इसका कारण है कि ये विकास नहीं है, विकास ये है कि आप लोगों को, इसीलिए सिर्फ उनको दिया गया जो आगे पढ़ना चाहे। नहीं, चलिए आप लोगों को लेकिन पीछे हटना पड़ा, खरीद सके, काम कर सके, इसलिए बच्चा केवल निर्धनों को, वृद्धों को, वंचितों को, इनको दिल्ली में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, इलेक्शन ही मुफ्त पे है। ये वही लड़के हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जी बिल्कुल। लेकिन इस तरह की योजनाएं कभी भी, यदि जैन साहब यहाँ मसला ये है कि आप कोई भी योजना लेकर आते हैं उसके तमाम जो प्लस और माइनस हैं, सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष पहले ही चेक किया जा सकता है, क्योंकि एक बार जब आप पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं, किसी चीज को देना शुरू करते हैं और फिर उसे वापस ले लेते हैं क्योंकि आप दबाव में आ जाते हैं, फिर आपको लगता है कि हमसे गलती हो गई, क्यों नहीं पहले ही इन सब चीजों को पुख्ता कर लेते? ये एक बड़ा सवाल है। जब आप विकास की बात कर रहे हैं तो आपको धरातल पे सब चीजों को टटोलना पड़ेगा, आप दबाव में आगे पीछे नहीं हो सकते। चलिए हरीश जी आप बहुत चुप हैं, क्या ये समझूं कि आप बिल्कुल भी मायूस हैं और ये मान के चल रहे हैं कि 3 लाख करोड़ जो है वो तो मिशन 2017 है, इसमें हमें क्यों सहयोग करना है? नहीं दिल्ली भी जा रही है ना। राजश्री जी बीच में अगर मैं बोलता तो आप कहती कि जैन साहब बोल रहे हैं और प्रदीप जी और अनिल जी बोल रहे हैं। नहीं आप बहुत सीरियस वक्ता है हरीश जी, आप जानते हैं आपको कब बोलना है कब नहीं बोलना है। अगर आप ये चाहती थी कि मैं बीच में अगर बीच में मैं इंटरप्शन करूं तो मैं तो उसमें बोलने के लिए तो बहुत कुछ है जी। चलिए अंतिम टिप्पणी दे दीजिए आप, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी क्या है? सरकार की नीयत अगर जी आपकी अंतिम प्रतिक्रिया क्या है इस बजट के प्रस्तावों पर? राजश्री जी मेरा बिल्कुल बजट के प्रस्तावों पे मेरी प्रतिक्रिया बिल्कुल साफ है कि प्रदेश का विकास हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रदेश का विकास बिना ईमानदार, ट्रांसपेरेंट, जवाबदेह, अकाउंटेबल शासन प्रशासन के कतई संभव नहीं है। भ्रष्टाचार जिस तरह से पूरी तरह से पसरा हुआ है, यादव सिंह प्रकरण पे आपने देखा यादव सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, गायत्री प्रजापति के खिलाफ
लोकायुक्त जांच किए और जांच में साक्ष्य उनको मिल रहे हैं और ना अधिकारी उनके सामने जाने में टाल मटोल कर रहे हैं। आज तक गायत्री प्रजापति को कैबिनेट से हटाया नहीं गया, उनका त्यागपत्र नहीं लिया गया, न उनको बर्खास्त किया गया। तो यदि भ्रष्टाचार इस तरह से पनपता रहेगा तो बजट चाहे 3 के बजाय 30 लाख का होगा, प्रदेश का विकास कतई संभव नहीं होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। हरीश जी, हालांकि आप समाजवादी पार्टी के विरोध में हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि चाहे देश की बात हो या प्रदेश की, भ्रष्टाचार अगर रहेगा तो विकास नहीं होगा। यदि विकास करना है तो भ्रष्टाचार जैसी मुख्य समस्या को दूर करना पड़ेगा और दबाव में यदि सरकारें काम करेंगी तो भी विकास में बाधा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। और आज लोकतंत्र में बस इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और करेंगे देश की बात। एपीएन की खबर का हुआ असर, गृह सचिव अनिल गोस्वामी की होगी छुट्टी। मतंग सिंह की गिरफ्तारी नहीं करने के लिए सीबीआई अधिकारियों को किया था फोन। दिल्ली के दंगल में दिग्गजों ने भरी हुंकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 10 तारीख को किरण बेदी के नेतृत्व में शपथ लेगी बीजेपी की सरकार। चुनावी सर्वे पर बोले, वाराणसी में मुझे भी हरा रहे थे सारे सर्वे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बरसे नरेंद्र मोदी पर, बात तो करते हैं मेक इन इंडिया की, लेकिन सूट पहनते हैं मेक इन यूके का। कांग्रेस ने किया सबको छत देने का वादा। साक्षी महाराज के फिर फूटे बोल, कहा मैं सबसे शक्तिशाली सरकारें बनवा और गिरा सकता हूं। मोदी को दी नसीहत, विकास का एजेंडा और हिंदू एजेंडा साथ साथ लेकर चलो। अब यूपी में बहेगी विकास की बयार, कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। बजट प्रस्ताव के साथ साथ खाद्य सुरक्षा बिल के मसौदे पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। कोयला अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया तगड़ा झटका, प्राइवेट कंपनियों की याचिकाओं पर रोक लगाने से किया इनकार। तो लोकतंत्र के बाद हम और आप कर रहे हैं देश की बात। अगले 1 घंटे में हम आपको सबसे पहले राजपथ में दिखाएंगे कि दिल्ली चुनाव में अपनी आखिरी रैली में क्या दावा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि राहुल गांधी ने किस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, और हम नजर डालेंगे कि चुनाव आयोग क्यों सख्त है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। इसके अलावा हम बताएंगे कि साक्षी महाराज ने अब कौन सा ऐसा नया विवादित बयान दे दिया है जिससे बीजेपी को दिक्कत हो सकती है। हम देखेंगे बच्चों वाले बयान पर क्या बोले हैं नीतीश कुमार, और हम आपको यह भी बताएंगे कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐसा क्या कहा जिससे सियासी हलकों में बवाल मच गया। राजकाज में हम आपको दिखाएंगे कि राजस्व घाटे को लेकर क्यों वित्त मंत्री अरुण जेटली की मुश्किलें आसान हो गई हैं। साथ ही बताएंगे कि नीति आयोग की पहली बैठक में किस बात पर चर्चा हो सकती है। न्याय मंच में हम देखेंगे कि केंद्र सरकार को अपने किस अध्यादेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लगा है झटका। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि पटना हाईकोर्ट ने किस पद पर नियुक्ति के लिए तय किए हैं खास नियम। चौथे स्तंभ में हम आपको दिखाएंगे कि यूट्यूब से हटा दिया गया है किस शो का वीडियो। और आज हमारे इस खास कार्यक्रम यानी देश की बात के संपादक हैं वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन श्रीवास्तव। तो राजीव रंजन श्रीवास्तव जी का विशेष संपादकीय आपके सामने होगा। राजीव रंजन श्रीवास्तव संपादक देश बंधु के, जिन्होंने मोदी के दौरों के संदर्भ में भारत और चीन के रिश्तों पर अपनी राय जाहिर की है। तो बात देश की हो रही है, सरोकार आपका भी है, इसलिए आपके लिए आज का हमारा सवाल है कि क्या किरण बेदी दिल्ली में बीजेपी के लिए भस्मासुर साबित होंगी? क्या किरण बेदी बीजेपी के लिए दिल्ली में भस्मासुर साबित होंगी? इसका जवाब आप दे सकते हैं फोन लाइन के जरिए। आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक पेज या ट्विटर पेज पर लिख सकते हैं। तो चलिए देश की बात की शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं राजपथ की ओर।
बात करते हैं दिल्ली के दंगल के। दिल्ली के दंगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी चुनावी रैली को संबोधित किया। अम्बेडकर नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। भले ही चुनावी सर्वे और तमाम आंकड़े दिल्ली में केजरीवाल इन पार्टी को आगे दिखा रहे हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली की जनता पर पूरा भरोसा है और उनका यह भरोसा उनके बयान में भी साफ झलका। दिल्ली का होगा संपूर्ण विकास। 10 तारीख तो जब नतीजा आएगा, उसके बाद बहन किरण जी के नेतृत्व में हम एक के बाद एक और हो सके उतना जल्दी दिल्ली को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अभियान आरंभ कर देंगे। उधर दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी की जीत का पक्का यकीन है प्रधानमंत्री मोदी को। उधर समीकरण कुछ भी कहें, सर्वे में कुछ भी आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनका ये विश्वास कितना खरा है इसका पता तो 10 फरवरी को होने वाली मतगणना के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सियासी हलकों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि किरण बेदी को चुनना एक विकल्प के तौर पर दिल्ली में बीजेपी की एक राजनीतिक भूल साबित हो सकती है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्बेडकर नगर की अपनी आखिरी रैली में 15 साल के कांग्रेस राज और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि 16 सालों में विकास की रेस में पिछड़े दिल्ली को किरण बेदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार अब विकास के राह पर ऐसे दौड़ाएगी कि दिल्ली वाले देखते रह जाएंगे। कि हम जानते हैं हमें 5 साल में 16 साल का गड्ढा भरना है। 16 साल की गलतियों को मिटा करके सही दिशा में दिल्ली को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। तो अम्बेडकर नगर की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी चुनावी सर्वे को सिरे से खारिज कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि 10 फरवरी को जब वोटों की गिनती होगी तो हकीकत सबके सामने आ जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे की क्या वजह है, ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सर्वे के नतीजों से परेशान बीजेपी की आखिरी उम्मीद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैजिक पर ही आकर टिक गई है। सूत्रों की माने तो पार्टी नेता भी अब इस बात को मान रहे हैं कि किरण बेदी को आगे किए जाने के बावजूद पार्टी उनके जरिए अपने कोर वोट बैंक के अलावा नया वोट बैंक नहीं तैयार कर पाई। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी से कांटे की टक्कर के बीच पीएम मोदी ने भी सीएम पद की उम्मीदवार किरण बेदी की जगह अपने नाम की गारंटी पर वोट मांगना अब शुरू कर दिया है। खुद किरण बेदी भी चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में उनके नाम से ही चुनावी नैया पार लगाने में जुटी हुई हैं। हालांकि बीजेपी की रणनीति थी कि वो किरण बेदी के जरिए न सिर्फ केवल केजरीवाल को उलझा देगी बल्कि उनके आने से पार्टी के पक्ष में भी महिलाओं का तेजी से झुकाव बढ़ेगा। मगर बीजेपी का दांव अब उसी पर भारी पड़ता नजर आ रहा है और यही कारण है कि बीजेपी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर भरोसा करना पड़ा और प्रधानमंत्री को रैलियों में भी इस बात की झलक दिखानी पड़ी कि जो भी वोट मिल रहा है वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट मिल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर आप पार्टी से लड़ते हुए दिखना पड़ा। उधर दिल्ली की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री बात तो कहते हैं मेक इन इंडिया की, लेकिन सूट पहनते हैं मेड इन यूके का। राहुल का इशारा पीएम मोदी के उस सूट की ओर था जो अमेरिकी राष्ट्रपति की अगवानी के वक्त उन्होंने पहना था और जिस पर उनका ही नाम लिखा हुआ था। मोदी पर भी निशाना साधा कि करोड़ों रुपए मार्केटिंग में लगा दिए कि भैया मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। आप मुझे बताओ मेक इन इंडिया कुछ बना? कुछ बना? 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, अखबार के लोग कहते हैं वो भी मेक इन इंडिया नहीं है, वो भी मेक इन यूके है, और आपसे कहते हैं कि भैया मेक इन इंडिया रोजगार।
दिल्ली में दो बड़े नेताओं ने रैली को संबोधित किया। एक को जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर नगर में चुनावी रैली को संबोधित किया, तो वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जहांगीरपुरी में चुनावी सभा की। हालांकि दोनों ही नेताओं ने अपने संबोधन में एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए, लेकिन एक मुद्दा ऐसा भी रहा जहां दोनों ने ही एकजुटता दिखाई। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों की तादाद खासी ज्यादा है। उनके वोट बैंक को देखते हुए पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों ने ही उनका दिल जीतने की कोशिश की। दोनों ही नेताओं ने गरीबों को पक्का मकान देने का वादा किया। हमने एक बीड़ा उठाया है, जहां झुग्गी झोपड़ी है, जहां मेरा गरीब परिवार का भाई झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारा करता है, उसे पक्का मकान मिलना चाहिए और वहीं पर मिलना चाहिए। अब जब तक मुझ में दम होगा, जब तक मुझ में सांस होगी, मैं इन झोपड़ी वालों के लिए लड़ूंगा, गरीब लोगों के लिए लड़ूंगा, कमजोर लोगों के लिए लड़ूंगा। कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं यहाँ 4-5 उद्योगपतियों की राजनीति करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ कमजोर लोगों की राजनीति करने आया हूँ, गरीब लोगों की राजनीति करने आया हूँ, और मैं खड़ा रहूंगा उनके लिए। तो गरीब लोगों की, कमजोर लोगों की राजनीति करने आए हैं राहुल गांधी दिल्ली में। और इस बात को कहते कहते वो जयंती नटराजन को भी याद करना नहीं भूले। जयंती नटराजन के आरोपों का पहली बार राहुल गांधी ने जवाब दिया और अपनी चुप्पी तोड़ते हुए राहुल गांधी ने जहांगीरपुर की रैली में कहा कि जिस दिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला किया, ठीक उसी के अगले दिन जयंती नटराजन को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मैंने जयंती नटराजन से गरीबों और आदिवासियों के हकों की रक्षा करने को कहा था, और हाँ, मैं क्यों न कहूं, आगे भी कहता रहूंगा। कुछ दिन पहले जयंती नटराजन ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के दफ्तर से उन्हें आदिवासी हितों की खातिर योजनाओं को मंजूरी न देने के निर्देश मिलते थे। दिल्ली में अपनी रैली में राहुल गांधी इस मुद्दे पर बोले कि जरूर, लेकिन उनका जवाब गोलमोल था। उन्होंने कहा कि मैंने जयंती नटराजन से कहा था कि आदिवासी, गरीब और पर्यावरण के हितों की रक्षा करें। मैं इससे बिल्कुल नहीं डरता। मैं आखिरी सांस तक गरीबों के लिए लड़ूंगा और डरूंगा नहीं। और मैंने कुछ दिन पहले मैंने मोदी जी के बारे में मीटिंग में कहा, अगले दिन जयंती नटराजन जी को खड़ा कर दिया कि गरीबों की लड़ाई, आदिवासियों की लड़ाई मैं लड़ा हूं। और मैंने जयंती नटराजन से कहा है कि एनवायरमेंट की देखभाल करनी है, आदिवासियों की देखभाल करनी है, गरीबों की देखभाल करनी है। और जब तक मुझ में दम होगा, जब तक मुझ में सांस होगी, मैं इन झोपड़ी वालों के लिए लड़ूंगा, गरीब लोगों के लिए लड़ूंगा, कमजोर लोगों के लिए लड़ूंगा। कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। दरअसल कांग्रेस से किनारा करते समय यूपीए सरकार में पर्यावरण मंत्री रही जयंती नटराजन ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला था। जयंती नटराजन ने कहा था कि उनके मंत्रालय के कई प्रोजेक्ट्स पर उन्हें राहुल गांधी के दफ्तर से निर्देश मिलते थे। जयंती ने भी कहा था कि उन्हें कई बड़े प्रोजेक्ट राहुल गांधी के कहने पर रोकने पड़े, जबकि उनके कैबिनेट के सहयोगी इन्हें मंजूरी देने की मांग कर रहे थे। I received several instructions from the office of Vice President Shri Rahul Gandhi. I received several instructions from the office of Vice President Shri Rahul Gandhi. तो जयंती नटराजन के इन तमाम आरोपों का जवाब आज राहुल गांधी ने जहांगीरपुरी की रैली में देने की कोशिश की, लेकिन सफल हो पाए या नहीं और जनता ने उनकी बात कितनी मानी, कितनी सुनी, ये 7 तारीख को पता चल जाएगा और 10 तारीख को जब परिणाम आएंगे तब स्पष्ट हो जाएगा। उधर यदि बात करें रैलियों की, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर नगर की चुनावी रैली में कसकर भाषण किया और सभी चुनावी सर्वे को सिरे से खारिज तो कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का विश्वास कहीं न कहीं कम दिख रहा था। 10 फरवरी को जब वोटों की गिनती होगी तो हकीकत जरूर सामने आएगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी ताकत लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत का एक मुजाहिरा देखिए। पश्चिम उत्तर के बाद दक्षिण दिल्ली के अंबेडकर नगर में रैली करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के चारों कोनों को छू लिया।
लेकिन पार्टी के लिए जरूरत इस बात की है कि मोदी के शब्द दिल्ली के मतदाता के दिल को छू सके। वैसे आज की रैली में मोदी के निशाने पर विरोधी दल कम और मीडिया के सर्वे ज्यादा रहे। कैमरा पर्सन इमैनुअल के साथ देवेंद्र पराशर, एपीएन न्यूज, दिल्ली। उधर दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज एक नया नजारा देखने को मिला। लोगों से मिल रहे जबरदस्त समर्थन, उत्साह से लवरेज बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी उर्फ क्रेन बेदी की आंखें भी भर आईं। बीजेपी की सीएम कैंडिडेट किरण बेदी की छवि एक कड़क पुलिस अधिकारी की रही है, लेकिन उनकी आंखों में आंसू देखकर लोग हैरान रह गए। आमतौर पर एकदम सख्त मिजाज नजर आने वाली किरण बेदी अपने चुनाव क्षेत्र कृष्णानगर में एक रोड शो के दौरान जबरदस्त भावुक हो गई। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। किरण ने कहा वो लोगों से मिल रहे प्यार और समर्थन को देखकर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रही हैं। हालांकि उन्होंने अपने आप को तुरंत संभाला और रोड शो के साथ आगे बढ़ गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कई रंग देखने को मिल रहे हैं और लगातार तेवर भी बदल रहे हैं। क्रेन बेदी रो रही हैं तो आप में कभी रहे नेता कान पकड़ रहे हैं। जहां किरण बेदी मिल रहे समर्थन से बिल्कुल भावुक नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर ड्रामेबाजी भी खूब देखने को मिल रही है। दिल्ली विधानसभा के चुनावी दंगल में हर एक रंग, हर एक एंगल देखने को मिल रहा है। चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी से अलग हुए लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर आप पर जमकर हल्ला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल लोगों ने कान पकड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल होने की माफी मांगी जनता से। इन लोगों ने कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी में शामिल होकर बहुत बड़ी गलती की थी, जिसके लिए वो जनता से कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं। उधर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप के ऊपर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग पहुंचे और इस पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। चुनाव आयोग बिना किसी सबूत के वोटरों के मन में भ्रम पैदा करने के लिए आप संयोजक के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना रहा है। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र में कुछ ईवीएम मशीनें ठीक से काम नहीं कर रही हैं, जिसके बाद चुनाव आयुक्त विनोद जुत्शी ने इस मामले पर जिला निर्वाचन अधिकारी और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के इंजीनियरों से जवाब मांग लिया, जिसके बाद केजरीवाल के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया। और दिल्ली से दंगल से बाहर निकलते हैं और कुछ और खबरें लेते हैं। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के तेवर ठंडे नहीं पड़ रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की नसीहत उन पर अब असर करती नहीं दिख रही है। यहां तक कि जो नोटिस पार्टी ने भेजा था उसका भी असर अब खत्म हो गया है। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने फिर एक विवादित बयान दिया है। इस बार एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वह एक शक्तिशाली आदमी है जो सरकार बना भी सकता है और गिरा भी सकता है। साक्षी महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे खेवनहार नहीं हैं। मोदी को एक ऐसा नाविक बनना चाहिए जो एक चप्पू से अर्थव्यवस्था संभाले और दूसरे चप्पू से हिंदुओं का एजेंडा। साक्षी के मुताबिक ऐसा नहीं हुआ तो नाव का बैलेंस यानी संतुलन बिगड़ जाएगा और वह भंवर में फंस जाएगी। हाल के महीनों में साक्षी महाराज ने कभी महात्मा गांधी के हत्यारे को राष्ट्रभक्त कहकर माहौल गरमाया तो कभी धर्म की रक्षा के नाम पर महिलाओं को 4-4 बच्चे पैदा करने की नसीहत देकर मोदी सरकार की मुसीबतों को बढ़ाया। कुछ ही दिनों पहले साक्षी महाराज ने मांग की थी कि हिंदुओं के धर्मांतरण को गैर कानूनी घोषित करना चाहिए और गौ वध के लिए सजाए मौत का प्रावधान करना चाहिए। मोदी के लिए राह आसान नहीं, क्योंकि एक तरफ साक्षी महाराज खुद को इतना ताकतवर समझते हैं कि वो सरकार गिराने और बनाने का दावा कर देते हैं, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी भी महाराज जैसे हिंदू हार्डलाइनर्स को समर्थन देने की बात करते हैं। ऐसे में लगता है कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें कुछ और बढ़ सकती हैं। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में बीएसपी के पूर्व राज्यसभा सांसद गंगाचरण राजपूत आज लखनऊ में अपने बेटे ब्रिजभूषण शरण राजपूत के साथ शामिल हो गए। बीएसपी के 2 पूर्व विधायक आदित्य पांडे और अनिल शर्मा ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी में बतौर संगठन मंत्री रहे बजरंगी सिंह बज्जू ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। और आगे बढ़ूं इससे पहले एक दर्शक को अपने साथ जोड़ लेती हूँ। गोलू हमारे साथ जुड़ रहे हैं इलाहाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया गोलू, देश की बात के साथ जुड़ने के लिए। हमारा आज का सवाल है कि क्या आपको ऐसा लगता है
कि दिल्ली में बीजेपी के लिए किरण बेदी भस्मासुर साबित होंगी या गलती साबित होंगी। आगे बढ़ते हैं, संपर्क नहीं हो पाया। जनता दल से अपना सियासी सफर शुरू करने वाले गंगाचरण राजपूत की हम बात कर रहे थे। गंगाचरण राजपूत ने कांग्रेस को छोड़ लगभग सभी दलों के दरवाजे देख लिया है। गंगाचरण राजपूत से कई अहम पहलुओं पर बात की हमारे संवाददाता राधेश्याम ने लखनऊ में। हमारे साथ पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत हैं जो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। घर वापसी बताई गई आपकी, क्योंकि आप पहले भाजपा के साथ 2 बार सांसद रह चुके हैं और उससे पहले जनता दल में रहे, उसके बाद बसपा में गए और फिर एक बार आप भाजपा में हैं। ऐसी कौन सी वजह थी जिनकी वजह से आपको जाना पड़ा और ऐसी कौन सी वजह बनी है जिसके बाद आपने घर वापसी की? देखिए, माननीय कल्याण सिंह जी मुझे जनता दल से भारतीय जनता पार्टी में लाए थे और जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी तो मुझे वो अपने साथ ले गए थे। सब लोग जानते थे कि मैं उनका बहुत ही निकट था उस समय। और आज मैं माननीय मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने जा रहे हैं और उनका ग्लैमर, उनकी दीवानगी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, सारे विश्व में। तो आज जो भी देशभक्त हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, वो विभिन्न दलों के तमाम नेता, कद्दावर नेता, जिनसे लोग कोई अपेक्षा नहीं करते थे कभी ये भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं, वो नेता आज सब अपने अपने दल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। मैं तो पुराना सदस्य रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का और मैं शिशु मंदिर का विद्यार्थी रहा हूँ, मैं संघ का कैडर रहा हूँ, तो मेरा तो ये घर है। क्या एजेंडा क्या रहेगा, क्योंकि यूपी में चुनाव लड़ा जाना है, अभी तो दिल्ली का चुनाव हो रहा है। देखिए, बुंदेलखंड के करीब 7-8 लाख लोग दिल्ली में रहते हैं जो बुंदेलखंड छोड़कर वहीं बस गए हैं और मैं झुग्गी झोपड़ियों में पहले से काम करता रहा हूँ। यहाँ लखनऊ के बीच झुग्गी झोपड़ियों में मैंने काम किया है, मेरा वहाँ अच्छा परिचय है लोगों से, बुंदेलखंड के लोगों से मेरा जुड़ाव रहा है। निश्चित तौर पर मैं अभी जाकर उनको भारतीय जनता पार्टी में वोट करने के लिए आग्रह करूंगा। समय बहुत कम बचा हुआ है क्योंकि 7 तारीख को चुनाव होना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए गंगाचरण जी। कैमरामैन जितिन के साथ राधेश्याम दीक्षित, एपीएन लखनऊ। और एक दर्शक को जोड़ लेते हैं, शंभू सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं छपरा बिहार से। बहुत बहुत शुक्रिया शंभू जी, आप देश की बात में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारा आज का सवाल है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि दिल्ली में किरण बेदी को चुनना बीजेपी के लिए एक बड़ी गलती साबित हो सकती है? किरण बेदी बीजेपी के लिए भस्मासुर साबित होंगी? चलिए आगे बढ़े। मीडिया के सामने और रेडियो संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिर्फ बराक कहना कांग्रेस को अब खल रहा है। लगता ऐसा है कि कांग्रेस हार के बाद एक तरह से लेट रिएक्शन देने की आदी हो गई है। घटना कभी होती है, प्रतिक्रियाएं देर से आती हैं। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शर्मा ने अब कहा है कि मोदी की मानसिकता स्वस्थ नहीं है। आनंद शर्मा ने यहां तक कह डाला कि उनके हिसाब से मोदी की शैली राष्ट्रीय शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि मोदी ने रेडियो संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति को 23 बार बराक कहा। शर्मा ने कहा कि विदेशी हस्तियों के साथ इस तरह से पेश आना प्रधानमंत्री जैसे उच्च पद की मर्यादा के खिलाफ है। आनंद शर्मा का मानना है कि प्रधानमंत्री आश्चर्यजनक दावे कर रहे हैं और उनके पीएम बनने से पहले दुनिया में भारत का नाम नहीं था। यह और कुछ नहीं, अस्वस्थ मानसिकता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी समेत सभी प्रधानमंत्रियों का बड़ा अपमान है। उधर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम ने पहली बार माना है कि अमेरिका के साथ परमाणु करार के मुद्दे पर साल 2008 में यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेकर उसने गलती की थी। पॉलिटिकल टैक्टिकल लाइन की ड्राफ्ट रिपोर्ट में पार्टी ने पहली बार आधिकारिक तौर पर अपनी गलती मानी है। पीटीएल को पार्टी की सेंट्रल कमेटी ने तैयार किया है और इसे 14 अप्रैल से शुरू हो रही कांग्रेस में पेश किया जाएगा। ड्राफ्ट रिपोर्ट में सीपीएम ने कहा है कि पार्टी की 20वीं कांग्रेस में जुलाई 2008 में यूपीए सरकार से समर्थन लेने के फैसले की समीक्षा की गई थी और उस वक्त समर्थन लेने के अलावा पार्टी के सामने कोई और विकल्प नहीं था, लेकिन समर्थन लेने का फैसला अक्टूबर-नवंबर 2007 में ही लिया जाना चाहिए था। बिहार का रुख करें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत होगी। उन्होंने बच्चों के विवाद पर बीजेपी पर तीखा हमला किया। सलाह देने वाले
खुद क्यों नहीं 10 बच्चे पैदा करते, ये कहना है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी, इसे वैचारिक सोच से जोड़ा था, लेकिन कुछ लोग हिंदू धर्म को धर्मांतरण और उन्माद से जोड़ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पीएम खुद को नसीब वाला बताते हैं और नसीब के नाम पर देश का शासन चलाना चाहते हैं, लेकिन सरकार नसीब से नहीं नीतियों से चलती है। जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कहा है कि अगले 2 साल में झारखंड राज्य गंगा सफाई के मामले में मॉडल राज्य बन जाएगा। गंगा को साफ करने के लिए सरकार ठोस प्रयास कर रही है और इसके लिए गंगा के किनारे बसे गांवों में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। उमा ने दावा किया कि ग्रामीण ऑर्गेनिक खेती करने के लिए तैयार हो गए हैं। सूबे के मुख्यमंत्री रघुबर दास के साथ नदियों के मुद्दे पर बैठक के बाद उमा भारती ने यह बात कही। झारखंड में उमा भारती ने कहा कि झारखंड स्वतः विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि यह नक्सल प्रभावित राज्य है, इसलिए इसे अलग से विशेष राज्य का दर्जा देने की जरूरत महसूस नहीं होती। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार झारखंड के विकास के लिए धन की कमी नहीं आने देगी। जो सुविधाएं विशेष राज्य के लिए जरूरी होती हैं, वे सभी सुविधाएं झारखंड को दी जाएंगी। बैठक में उमा ने मुख्यमंत्री रघुबर दास से कहा कि वे उन खामियों को दूर करने का प्रयास करें जिनके कारण विकास का मार्ग अवरुद्ध होता है। इस बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक विवादित बयान देकर सियासत गर्म कर दिया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में नौकरी के लिए आने वालों का माथा फोड़ दिया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता हेमंत सोरेन दुमका में जेएमएम के 36वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोलते हुए इतने उत्तेजित हो गए कि उन्हें सही गलत का फर्क ही समझ में नहीं आया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नौकरी लेने आ रहे बाहरी लोगों का सर फोड़ दो। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के लोग जब बिहार और बंगाल में नौकरी लेने जाते हैं तो उनके सर फोड़ दिए जाते हैं, लिहाजा आपको भी नौकरी लेने आ रहे लोगों का सर फोड़ देना चाहिए। और अब पॉलिटिकल टॉप 10 खबरें देखते हैं अपने सहयोगी अरविंद से। शुक्रिया राशि जी। तो दिखाते हैं आपको पॉलिटिकल टॉप 10 वो खबरें कौन कौन सी हैं। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कहा कि अगले 2 साल में झारखंड गंगा सफाई के मामले में मॉडल राज्य बन जाएगा। उमा भारती ने कहा कि गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में सरकार ठोस प्रयास कर रही है और इसके लिए गंगा के किनारे बसे गांवों में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिहार में अब विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों में SC, ST और छात्राओं को पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई में कोई फीस नहीं लगेगी। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की बैठक ने यह फैसला लिया है। अमेरिका ने कहा है कि भारत के साथ हुए ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौते को लागू करने के लिए कुछ और कदम उठाने की जरूरत है और इसके लिए प्रस्तावित बीमा पुल पर जल्द ही एक बैठक होगी। आरबीआई ने भारतीयों के लिए विदेश में सालाना निवेश की सीमा दोगुनी कर $2.5 लाख यानी 1.5 करोड़ रुपए कर दी है। इससे विदेश में धन जमा करने वाले भारतीय नागरिकों को राहत मिलेगी। बैंक कर्मचारी यूनियनों ने 25 फरवरी से 28 फरवरी तक हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले सभी बैंक कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। ये लोग तनख्वाह में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। अमेरिकी आईटी कंपनी UST ग्लोबल भारत में $10 करोड़ का निवेश करने जा रही है। ये निवेश 3 सालों में किए जाएंगे। इससे 25,000 कर्मचारियों को नौकरी मिलेगी। ताइवान की राजधानी ताइपे में हुई एक हवाई दुर्घटना में करीब 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। विमान उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही पुल से टकराकर नदी में गिर गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने वर्धमान विस्फोट मामले में के संदिग्ध मास्टरमाइंड शेख रहमतुल्लाह उर्फ साजिद के एक घनिष्ठ सहयोगी को गिरफ्तार किया है। उस पर आतंकी संगठन जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के लिए मुर्शिदाबाद में एक मदरसे में भर्ती शिविर चलाने का आरोप लगा है। बजट विमानन कंपनी स्पाइस जेट ने वैलेंटाइन डे के लिए किराए में छूट देते हुए सभी उड़ानों के लिए एक तरफ का न्यूनतम किराया 1,599 रुपए रखा है। स्पाइस जेट के साल 2015 में ये दूसरी छूट योजना है।
शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई है। प्रमुख सूचकांक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जहां 117.03 अंकों की गिरावट के साथ 28,883.11 पर बंद हुआ, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी निफ्टी भी 32.85 अंकों की गिरावट के साथ 8,723.70 पर बंद हुआ। और देश की बात में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो राशि जी देश की बात के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी। तो आप देख रहे हैं देश की बात। राजपथ के बाद अब बढ़ते हैं राजकाज की ओर। चालू वित्त वर्ष में कई सरकारी विभागों ने योजनाओं पर खर्च के मामले में सुस्ती दिखाई है, जिसके चलते सरकार के 80,000 करोड़ रुपए बच गए हैं। माना जा रहा है कि इससे वित्त मंत्री अरुण जेटली को मौजूदा साल के लिए राजस्व घाटे का लक्ष्य साधने में मदद मिलेगी। योजनाओं पर खर्च नहीं होने वाली इस रकम से होने वाली आय में कमी की भरपाई हो जाएगी। इस साल घाटे को जीडीपी के 4.1% पर रोकने का लक्ष्य तय किया गया था। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक चुनाव की वजह से योजनागत खर्च में देर हो गई है और योजनागत खर्च दरअसल सितंबर के बाद ही ठीक ठाक ढंग से शुरू हो सका। नियमों की माने तो साल की आखिरी तिमाही में बजट में आवंटित राशि का 1/3 से ज्यादा हिस्सा खर्च नहीं किया जा सकता है। साथ ही मार्च में खर्च होने वाली रकम बजट में आवंटित राशि 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। यह हदबंदी सभी मंत्रालयों और विभागों के खर्च पर लागू होती है और इस मामले में केवल सड़क और नगर उड्डयन मंत्रालय ही लीक से अलग रही हैं। नीति आयोग की पहली औपचारिक बैठक में अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ अर्थव्यवस्था पर चर्चा तो होगी ही, बजट पर भी उनके सुझाव मांगे जाएंगे। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले नीति आयोग की बैठक 6 फरवरी को होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बैठक का संचालन करेंगे और इसमें नियोजन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा भी करेंगे। इस बैठक के लिए जिन अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है उनमें अशोक गुलाटी, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान, जीएन वाजपेयी, मुकेश बुटानी, नितिन देसाई, पार्थसारथी, शेम पी बालाकृष्णन, राजीव लाल, आर वैद्यनाथन, राजीव कुमार, शंकराचार्य, सुबीर गोकर्ण, स्वामीनाथन अय्यर, TN नाइनन, विजय केलकर और DYV रेड्डी शामिल हैं। आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और इसके पूर्णकालिक सदस्य डॉक्टर विवेक देबरॉय और VK सारस्वत भी इसमें भाग लेंगे। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम भी इसमें शिरकत करेंगे। साथ ही अतिरिक्त प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आयोग की संचालन परिषद की पहली बैठक 8 फरवरी को होगी। संचालन परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बंगले के बाहर बने रैंप पर अब बीजेपी सांसद पूनम महाजन ने अपनी नजरें टेढ़ी कर ली हैं। पूनम महाजन ने बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बांद्रा स्थित बंगले के पास बने रैंप को गिराने की मांग जोर कर दी है। इस मामले में स्थानीय निवासियों ने कथित तौर पर अवैध निर्माण के संबंध में शिकायत की थी। पूनम महाजन ने कहा कि इलाके के लोग काफी समय से रैंप के कारण अफरा तफरी और ट्रैफिक से जुड़ी समस्या के बारे में शिकायत उनसे करते रहे हैं, इसलिए मैंने बीएमसी के आयुक्त को अवैध रैंप गिराने के बारे में चिट्ठी लिख दी है। उन्होंने कहा कि हमें इस मुद्दे पर कानूनी रूप से देखने और सिस्टम का पालन करने की जरूरत है, क्योंकि हमें सरकार के मुताबिक काम करना है। 29 जनवरी को लिखे पत्र के मुताबिक इस बंगले के मालिक की ओर से बनाए गए अवैध रैंप से सड़क से लोगों के आने जाने में परेशानी पैदा हो रही है। साथ ही रैंप का इस्तेमाल बंगले का मालिक यानी शाहरुख खान अपनी कार को पार्क करने के लिए करता है, इसलिए इसे गिराया जाना ही उचित है, ऐसा कहना है पूनम महाजन का। और अब देखते हैं ब्यूरोक्रेसी टॉप 5 खबरें अरविंद से। शुक्रिया राशि जी। तो ब्यूरोक्रेसी टॉप 5 खबरों का ये वक्त है। कौन कौन सी है वो खबरें, वो हम आपको दिखाते हैं। 4 इनकम टैक्स के अधिकारी कृष्णा थोटा, शिव प्रकाश देवराजू, दीपक कुमार शुक्ला और सिंधु शर्मा ने अपना इस्तीफा दे दिया है।
रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के लिए डीजी की तलाश शुरू हो गई है। अजय शुक्ला रेलवे बोर्ड में अतिरिक्त सदस्य बनाए जा सकते हैं। अजय शुक्ला वर्तमान में सलाहकार हैं। और भारत सरकार में सचिव अनूप कुमार ठाकुर इस महीने रिटायर हो रहे हैं। ठाकुर 1979 बैच के असम मेघालय कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। एनटीपीसी के प्रमुख अरूप राय चौधरी को सेवा विस्तार मिल सकता है। और अब आगे देखिए देश की बात राशि जी के साथ। शुक्रिया अरविंद। बात करते हैं अब न्याय मंच की। विदेशों से चंदा लेने के मामले में सवालों से घिरी आम आदमी पार्टी पर एक और मुसीबत आ गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल एक अर्जी में हाईकोर्ट की निगरानी में आपके पुराने और नए सारे विदेशी चंदे की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई की तारीख 18 फरवरी को रखी गई है। याचिकाकर्ता ने याचिका में गृह मंत्रालय के अफसरों की भूमिका की भी जांच करने की मांग की है। यूपीए सरकार ने इस मामले में हाईकोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में आपको क्लीन चिट दे दी थी और कहा था कि पार्टी को विदेशों से जो चंदा मिला वह भारतीय नागरिकों ने दिया था। इसे कानून का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। गौरतलब है कि आपको विदेशों से चंदे के मामले में हाईकोर्ट में 2013 से ही सुनवाई चल रही है। सुनवाई में पार्टी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया था, जबकि हाईकोर्ट ने सरकार से आपको मिलने वाले विदेशी चंदे की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए थे। उधर कोल अध्यादेश के मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने केंद्र सरकार की उस मांग को खारिज कर दिया है जिसमें अध्यादेश के कुछ प्रावधानों के खिलाफ हाईकोर्ट में लंबित प्राइवेट कंपनियों की याचिकाओं पर रोक लगाने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें अलग अलग हाईकोर्ट में लंबित प्राइवेट फर्मों की 5 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। कोयला मंत्रालय की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि कुछ कंपनियों ने दिल्ली, मध्य प्रदेश और कोलकाता हाईकोर्ट में 5 अलग अलग याचिकाएं दायर कर रखी हैं। उनके मुताबिक इन याचिकाओं में कानून से जुड़े उठे सवाल एक जैसे हैं और इनमें कोल माइंस स्पेशल प्रोविजंस ऑर्डिनेंस 2014 की वैधता पर अहम सवाल उठाए गए हैं। इन दलीलों के साथ उन्होंने तमाम मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की। 1 घंटे तक दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को राहत देने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगाने से मना कर दिया जिसमें राज्य में कोयला खदानों की नीलामी में BLA पावर लिमिटेड को हिस्सा लेने की इजाजत दी गई थी। उधर पटना उच्च न्यायालय ने अपर सत्र न्यायाधीश यानी ADJ के नियुक्ति के लिए होने वाले प्रतियोगी परीक्षा के नियमों में किसी भी प्रकार के बदलाव की अनुमति से इनकार कर दिया है। अब न तो नई नियुक्ति में आरक्षण लागू किया जा सकेगा, न ही प्रतियोगियों की उम्र सीमा में कोई परिवर्तन संभव हो पाएगा। वकील से अपर सत्र न्यायाधीश बनाए जाने के मामले में भी मुख्य न्यायाधीश L नरसिम्हा रेड्डी ने 2 सदस्यीय खंडपीठ ने किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ नए ADJ के नियुक्ति के मामले में एक साथ 3 याचिकाओं को वापस कर दिया। एक याचिका में आरोप लगाया गया था कि 5 जनवरी को हाईकोर्ट प्रशासन ने अपनी मर्जी से 99 ADJ की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाल दिया, जबकि विज्ञापन निकालने से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी जरूरी थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका के अधिकार को चुनौती मत दीजिए। एक और याचिका में ADJ की भर्ती परीक्षा से उम्र सीमा हटाने का आग्रह किया गया था। अदालत ने इस आग्रह को मानने से इनकार कर दिया। वहीं बिहार न्यायिक सेवा संघ एसोसिएशन की ओर से मांग की गई थी कि 7 साल की नौकरी पूरी कर लेने वाले मुंसिफ मजिस्ट्रेट को प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए। अदालत ने संघ की बात मानने से भी इनकार कर दिया। और एक दर्शक को जोड़ लेते हैं, उसके बाद आपको लीगल टॉप 5 खबरें दिखाएंगे। स्मृति पांडे हमारे साथ जुड़नी है गाजियाबाद से। स्मृति, बहुत शुक्रिया देश की बात के साथ जुड़ने के लिए। हमारा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि दिल्ली में किरण बेदी बीजेपी के लिए एक बड़ी गलती साबित होंगी? सबसे पहले नमस्कार मैम। नमस्कार।
जी जरूर, क्योंकि वो एक औरत है और दिल्ली में इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है किसी औरत की सुरक्षा की। जी। और एक औरत ही समझ सकती है कि दिल्ली में किस तरह की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाए ताकि दिल्ली की लड़कियां जी खुली रात में भी आराम से और सेफ कहीं जी बिल्कुल। शुक्रिया स्मृति। इसका मतलब आपका ये कहना है कि किरण बेदी को लाकर बीजेपी ने कोई गलती नहीं की है दिल्ली में। बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति। तरह तरह के जो विचार हैं वो हमारे दर्शकों के। लीगल टॉप 5 खबरें लेकर हाजिर हैं अरविंद हमारे साथ। चलते हैं अरविंद की ओर। शुक्रिया राशि। तो दिखाते हैं आपको लीगल टॉप 5 खबरें कौन कौन सी हैं। कोल आवंटन घोटाले में सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा कर दी। इसमें नागपुर के जीआईएल के निदेशक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। तुलसीराम प्रजापति फेक एनकाउंटर केस में आरोपी बनाए गए गुजरात पुलिस के पूर्व प्रमुख पीसी पांडे को सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया है। टीएमसी के सांसद श्रींजॉय बोस को सशर्त जमानत मिल गई है। श्रींजॉय को सीबीआई के स्पेशल क्राइम ब्रांच ने सारदा घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। दिल्ली की स्थानीय अदालत ने डाबर के प्रमोटर प्रदीप बर्मन की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। बर्मन का नाम कालाधन मामले में विदेश में जमा करने वाले खाताधारकों की लिस्ट में आया था। और मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान बलात्कार की शिकार हुई पीड़ित का बयान कोर्ट में दर्ज कर लिया गया है। और वापस ले चलते हैं आपको राशि जी के पास आगे देखने के लिए देश की बात। शुक्रिया अरविंद। और बढ़ते हैं चौथे स्तंभ की ओर। अभद्र भाषा वाले एआईबी वीडियो को एआईबी ग्रुप द्वारा सरकारी कार्रवाई के डर से यूट्यूब से हटा दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा वीडियो की जांच करवाने के आदेश के चलते एआईबी वीडियो मेकर्स द्वारा इस वीडियो को यूट्यूब से हटाने की जानकारी ट्विटर पर दी गई। ट्वीट करके बताया गया था कि हम एआईबी नॉकआउट को अभी हटा रहे हैं और इस बारे में जल्दी ही आगे बात करेंगे। कॉमेडी ग्रुप एआईबी द्वारा 20 दिसंबर 2014 को मुंबई के एक स्टेडियम में चैरिटी शो आयोजित किया गया था, जिसमें एक्टर रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर और करण जौहर ने लाइव कार्यक्रम में ऑडियंस के सामने, दर्शकों के सामने जमकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। इस शो के वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड किया गया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लेकिन इस वीडियो के खिलाफ कई संस्थाओं की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। इसके अलावा सेंसर बोर्ड के मेंबर अशोक पंडित ने भी इस वीडियो की कड़ी निंदा की थी। अशोक पंडित ने कहा कि इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल सार्वजनिक रूप से नहीं किया जा सकता और यह शो पूरी तरह से असामान्य है। और हमारा आज का सवाल था कि क्या किरण बेदी बीजेपी के लिए भस्मासुर साबित होंगी। उसके जवाब हमारे दर्शकों ने हम तक भेज दिया है। लगभग 48% हमारे दर्शकों का मानना है कि किरण बेदी को लाना बीजेपी के लिए गलती साबित होगी, लेकिन 52% दर्शक इससे सहमत नहीं है। और अब बारी है आज के संपादक की। राजीव रंजन देशबंधु के संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव का विशेष संपादकीय आपके सामने है, जो कि नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित चीन यात्रा के बारे में है। भारत अमेरिका के बाद अब भारत चीन संबंधों में नई ऊर्जा भरने की तैयारी में केंद्र की भाजपा सरकार जुट गई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की चीन यात्रा के दौरान ये कोशिश साफ नजर आई। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ व्यक्तिगत मित्रता दर्शाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब भारत और चीन को अटूट बंधन में बंधा बताया है। साथ ही चीन के साथ अपना निजी रिश्ता भी बेहद खास बताया है। मोदी ने कहा कि भारत और चीन इन दो पुरानी सभ्यताओं ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है और आने वाली सदी में हमें दुनिया को बहुत कुछ देना है। प्रधानमंत्री के इस संबोधन के बाद ओबामा दौरे से परेशान चीन को कितनी राहत मिलती है कहा नहीं जा सकता, किंतु विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अपनी यात्रा में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने में अवश्य सफल हुई हैं। भारत चीन संबंधों को मजबूत करने के लिए 6 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किए गए हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग पर सहमति बनी। रूस भारत चीन सम्मेलन में भारत को एक और खास उपलब्धि हासिल हुई, जब संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद संबंधित भारत के प्रस्ताव को रूस के साथ साथ चीन ने भी समर्थन देने का निर्णय लिया। इस बार चीन ने पाकिस्तान के ऊपर भारत को तरजीह दी है, लेकिन भारत और चीन के बीच सबसे विवादास्पद सीमा के मसले पर इस बार भी कोई संतोषजनक चर्चा नहीं हो पाई।
सितंबर में जब चीनी राष्ट्रपति भारत यात्रा पर थे, तब भी चीनी सैनिकों के भारतीय सीमा में काफी आगे तक आ जाने के कारण गहरा तनाव था, लेकिन उसे दूर करने के लिए चीन की ओर से कोई खास पहल नहीं हुई। चुनावों के दौरान भारतीय जनता को लुभाने के लिए नरेंद्र मोदी ने प्रचार मंचों से चीन को कई बार ललकारा, लेकिन आमने सामने की चर्चा में इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से वे नहीं उठा पाए। इस बार भी सीमा विवाद को कूटनीतिक चतुराई से टाल दिया गया है। चीन और भारत का भला इसी में है कि विवादों को टालने की जगह उनके समाधान पर चर्चा हो और आपसी संबंधों को परस्पर विश्वास के साथ बढ़ाया जाए। राजीव रंजन श्रीवास्तव, संपादक, देशबंधु, दिल्ली। और चलते चलते एक ऐसी रिपोर्ट जो कि कतई हमारे देश के लिए सही नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, यूएन की एक रिपोर्ट को यदि माने, यूएन की नई रिपोर्ट आई है जिसमें भारत में जो स्थिति है गरीबी की, उसे बेहद भयावह दिखाया गया है। यूएन की इस रिपोर्ट के हिसाब से हमारी 125 करोड़ जनता में लगभग 30 करोड़ हमारी जनता गरीबी रेखा के नीचे रहती है। गरीबी वो दर्द जो कि हमेशा सियासी मुद्दा बनती है, हमेशा चुनावी माहौल में गर्म की जाती है और उसके बाद चुनाव खत्म होने के बाद इसे भुला दिया जा सकता है। शायद यही वजह है जिसे कि हिंदी साहित्य हो या फिर हमारे सामाजिक चिंतन, गरीबी को बेहद अहम स्थान दिया गया है। जाने ये अभिशाप कब मिटेगा। इसी सोच के साथ देश की बात के सफर को यहीं खत्म करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सफर को लेकर। तब तक आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ, क्योंकि खबर है तो दिखेगी। नमस्कार।